शीर्ष भाई के कहने पर इसका हिस्सा हूँ और अदालत में मुजरिम हाजिर है, जो जो पूछा जाएगा बता दिया जाएगा। ये सिसई के मिश्रा जी अचानक जो है ये देश भर के बावरा कैसे बन गए? किसी शायर का एक शेर है कि जितने जख्म पुराने होंगे उतने दर्द सयाने होंगे, हंसने और हंसाने वाले पागल या दीवाने होंगे। वाह, तो उन्होंने कहा अरे सुना देगा, आप छोड़िए ना मजरू साहब, वो सुना देगा। हमने जो भी कुछ सुनाया मजरू साहब के सामने, तो मजरू साहब ने कहा तुम तो बावरा हो गई, तुमने क्या सुनाया भाई, वाह वाह क्या बात है, क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमने कहा दिनेश मिश्रा। अरे कवि शायर कलाकार का कोई जाति धर्म होता है, बदलिए इसको, कहिए बावरा। तो जहाँ तक मैंने सुना है आप तो 5 साल की उम्र में थे तो पिताजी आपको स्कूल में जमा कराने ले गए थे। गांव में जंगिया पहनते थे, हाँ। यहाँ तक की, और एक छोटा सा कुर्ता, तो वो खींच करके हमारा चाचा ले गए। अच्छा। और बोले कि आज के बाद ये नहीं आए तो एक लड़का हमारे गाँव भेजिएगा और इसको जमा कर लीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश में लड़का अगर BA किया रहता है तो M हम खुद लगा देते हैं और MBA हो जाता है। पिताजी क्या करते हैं कि बीघा खेत है, हाँ। भैंस कितना है, ये कितना अरे वो है ना वो इंटर लिंटर हौदी 4 और लड़का के 20,000। बस। अरे एक बार मुझे सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि मैं किसी अखबार की सीरीज में लंबा समय निकल गया और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया मेरे वजह से, क्योंकि एज अ रजिस्ट्रार मुझे सिग्नेचर करना था रिजल्ट पे। तो प्रिंसिपल ने तुरंत कमेटी को बोला कि दिनेश बावरा को सस्पेंड किया जाए और निकाला जाए। हम सस्पेंड हो गए, हमारा घर पे मातम छा गया कि अब कैसे कर चले। विजय पंडित ने कहा कि 10 दिन सस्पेंड रहो, हमको भी प्रिंसिपल का ईगो देखना पड़ेगा ना। अच्छा, प्रिंसिपल भी जानता था कि आएगा तो वापस जरूर। गोरखपुर मतलब आपके लिए शहर कैसे है? हमारे यहाँ कलम जो है उसकी इज्जत कम है, दबंगई की इज्जत ज्यादा है। हमारे यहाँ अगर आदमी रिवॉल्वर खरीद ले तो यहाँ चाय पिए खातिर 5 जने चल जाएंगे। अब तो सरकार ने ला दिया, नहीं तो भाई साहब बंदूक की नालियां डिसाइड करती थी कि किसकी बर्दाश्त कितनी मजबूत आई है। आज बतरस की बैठकी में बावरा आया है। फिराक गोरखपुरी के गांव के पास से सिसई गांव का नाम, वहां से निकलते हुए गोरखपुर, फिर मुंबई की गलियों से होते हुए देश विदेश में अपना परचम लहराता हुआ बावरा आज बतरस की बैठकी में भी आ पहुंचा है। गूगल महोदय से पूछा जाए उस शख्स के बारे में तो वो बताते हैं कि ये शख्स एक एक्टर है और 3 फिल्में भी कर रखी इन्होंने। एक्टिंग करते करते सावधान इंडिया में भी आपको इनके एपिसोड मिलेंगे। अपने आप को वो कॉमेडियन भी कहते हैं और कवि भी कहते हैं और आर्टिस्ट भी कहते हैं। मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे ये शख्स मैन ऑफ मेनी हैट्स लगा। मैं इन्हें सालों से जानता हूँ और जितनी देर मैंने इनसे बात की है, ये एक निश्चल आत्मा है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर ने इन्हें बहुत बड़ा आदमी कहा है। बतरस की बैठकी में मैं स्वागत करता हूं दिनेश बावरा जी। नमस्कार, मैं बतरस के तमाम सुनने वाले देखने वालों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मैं आज शीर्ष भाई के कहने पर इसका हिस्सा हूं और अदालत में मुजरिम हाजिर है, जो जो पूछा जाएगा बता दिया जाएगा। तो बावरा जी, सबसे पहले तो नाम पे ही बात होगी। हाँ, क्योंकि आपके एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं कुमार विश्वास जी, और वो कहते हैं कि कवि होने की पहली शर्त है कि उसे पागल होना चाहिए। और आपके तो नाम में ही बावरा है। किसी तो शायर ये सिसई के मिश्रा जी अचानक जो है ये देश भर के बावरा कैसे बन गए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। किसी शायर का एक शेर है कि जितने जख्म पुराने होंगे, हाँ, उतने दर्द सयाने होंगे, हंसने और हंसाने वाले पागल या दीवाने होंगे। वाह वाह, क्या बात। तो ये जो दिनेश मिश्रा हैं वो बावरा हुए जो, तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन छोटा में बात में जाने कि हमारा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। अरे हम भैंस गाय चराना और पोखरी में नहाना, गांव के तालाब से जो सिंघाड़ा खाता निकाल कर लाना, यही सब लखनी का लखना, कंठा भारी सुर खेलना, गुल्ली डंडा चिकई, ये विषय हमारे हुआ करते थे।
बाबूजी मेरे मुंबई में रहते थे। अच्छा। अमूमन उस समय के परदेसी एक ही आदमी रहता था, पूरा परिवार चलाता था। जी जी जी। तो मेरे लक्षण ठीक नहीं थे और मेरे हरकतों से, मेरी बदमाशियों से जो मेरे पालनहार थे, मेरे चाचा, वो काफ़ी परेशान रहते थे। अच्छा। और अचानक एक बार हम चैत मास में भाग गए घर छोड़ करके। अच्छा। हाँ, हमारी उम्र रही होगी 9-10 साल की, 8 साल 9 साल की। अच्छा। तो हम जब भाग गए तो हमारे चाचा ने एक चिट्ठी लिखी मेरे पिता को कि आप 100-200 रुपया कम भेजो चलेगा, लेकिन आप अपने बच्चों को ले आओ, मुंबई ले जाओ, क्योंकि अब हमसे नहीं संभल रहा है ये कुछ भी कर रहा है। इसके चक्कर में सिसई से मुंबई का सफ़र शुरू हुआ और जब हम मुंबई आ गए तो मुंबई में पढ़ाई लिखाई अमूमन जैसे होती है, हिंदी इस सरकारी स्कूल में हमारा एडमिशन ले लिया गया और हम पढ़ने लगे। वहाँ एक टीचर से मराठी पढ़ाते थे वो, लेकिन तब हम कैलीग्राफी शब्द सुने भी नहीं थे, लेकिन वो सुलेख शब्द जरूर सुने थे, आलेख शब्द जरूर सुने थे। वो इतना अच्छा लिखते थे ब्लैक बोर्ड पे चौक से कि ऐसा लगता था कि कोई पेंटर पेंटिंग कर रहा है। तो मुझे खूबसूरती हमेशा अट्रैक्ट करती रही है, तो मुझे लगा कि इनसे सीखना चाहिए। तो मैं उनसे संपर्क में जब आया, उनके घर जाता था तो एक कविताएं लिखते रहते थे। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं जब इनके जैसी हैंडराइटिंग सीख सकता हूँ, इनके जैसा कुर्ता पहन सकता हूँ, तो इनके जैसी कविता भी लिख सकता हूँ। और मेरे 8वीं कक्षा की बात है, 9वीं कक्षा की बात है, और मैंने वहाँ से कोशिश शुरू हुई और फिर सफल हल्का हल्का टीचर लोग सुनाने लगेगा। जब हम कॉलेज में आए तो हमें प्रतियोगिता में एक टीचर मिले, जज मिले, जो कि आलोक भट्टाचार्य उनका नाम था। तो उन्होंने मेरी चुलबुलापन देखा, मेरे अंदर एक फायर देखा, तो उन्होंने बोला अरे तुम अच्छा लिखते हो, चलो हमारे साथ। अच्छा। तो 98 की बात होगी, 97-98 के दरमियान की ये बात होगी। जी। तो हमें एक घोंटी जगह है नासिक के पास, अच्छा, वहाँ एक मुशायरा था। तो मुशायरा और शायर के पुराने लोग जो थे एक तरल पदार्थ के काफ़ी आदी होते थे, तो वो उस चक्कर में उनकी ट्रेनें छूट जाती थी, तो एक सेवक रखते थे। तो उन्होंने बोला तुम चलोगे हमारे साथ? तो हमको लगा कि इनके साथ चलना चाहिए, सेवा। चले गए। तो हम भी लिखते थे, वो जान चुके थे। तो ट्रेन लेट होने के नाते 3-4 शायर उसमें नहीं पहुँचे। अरे तो आलोक जी ने मजरूह सुल्तानपुरी से कहा कि ये लड़का भी लिखता है, 4 लोग नहीं आए हैं, तो इसको भी अवसर दे दिया जाए शुरू में। तो उन्होंने हाँ दे दो, अब 4 लोग नहीं आए हैं, क्या सुनाता है? तो अमूमन बुजुर्ग लोग थोड़ा कड़क रहते थे, क्या सुनाते हो? तो हमने अब कहा मुंह से बाप नहीं निकले शब्द तो दूर की चीज़ है। तो उन्होंने कहा अरे सुना देगा, आप छोड़िए ना मजरूह साहब, वो सुना देगा। उनका कॉन्फिडेंस था। हाँ, उनका कॉन्फिडेंस था, एक जो सुनाएगा। तो हमने जो भी कुछ सुनाया मजरूह साहब के सामने, वो कविता तो नहीं थी, लेकिन लोगों ने दया भाव से कह लें, बच्चा भाव से कह लें, खूब तालियां पीटी, खूब हंसे, खूब ठाके लगाए, जो भी 5-7-10 मिनट का परफॉर्मेंस थी। तो जब हम मुड़े तो मजरूह साहब ने कहा तुम तो बावरा हो गई, तुमने क्या सुनाया भाई, वाह वाह क्या बात है, क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमने कहा दिनेश मिश्रा। अरे कवि शायर कलाकार का कोई जाति धर्म होता है, बदलिए इसको। क्या बात, कहिए बावरा। तो आलोक जी ने कहा तुम्हारा नामकरण हो गया। तो वहाँ से हम कवि दिनेश मिश्र से दिनेश बावरा का सफ़र शुरू होता है। तो मजरूह सुल्तानपुरी जी ने एक हमारा नाम एक तरह से 98 में, 2000 में उनकी डेथ हुई, 98 में उन्होंने मेरा नामकरण किया था। और मंच की परिस्थितियों के चलते ही हुआ था, कोई प्लान नहीं था ये। तो आपके नाम से तो हम काफ़ी आगे बढ़ गए, लेकिन आपको फिर से वापस लाऊंगा मैं। तो जहाँ तक मैंने सुना है आप तो 5 साल की उम्र में थे तो पिताजी आपको स्कूल में जमा कराने ले गए थे। तो ये जो मुंबई वाली यात्रा है, फिर जैसा मैंने कहा कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो और सारे लोगों का एडमिशन हो गया। तो ये होता था कि मेरा एडमिशन तो हो गया था जमा कराने से पहले, लेकिन हम स्कूल जाते नहीं थे। बहुत तो हाँ, तो हमारा वो जो गांव में जंघियाँ पहनते थे, यहाँ तक की, और एक छोटा सा कुर्ता, तो वो खींच करके हमारा चाचा ले गए। और बोले कि ये जाता नहीं, आज के बाद ये नहीं आए तो एक लड़का हमारे गांव भेजिएगा और इसको जमा कर लीजिए। ये जो शब्द था, इसको जमा वो गुस्से में निकला हुआ शब्द था, जमा कर लीजिए इसको। तो उन्होंने जमा कर लिया, मतलब पढ़ा लिया। और वो रोज का काम एक होता कि अगर मैं नहीं, अब तो एक सूचना जाने वाली बात आ गई ना कि अगर हम नहीं आए तो चाचा जी को सूचना मिल जाएगी, फिर धोए जाएंगे हम। तो वो जमाने का वाईफाई था। अच्छा, बच्चों को मजा आता था क्योंकि बच्चों की कहीं ना कहीं जो हम लोग कुलीग थे, भाई थे, उनको लगता था कि
मारल जाता ठीक बाई पढ़त नहीं बा, हाँ का इनका दवाई हो इनका दवाई होके चाहिए। तो हमारे चाचा जी जो हैं इस तरीके से ये जमा कराने का प्रकरण शुरू हुआ हमारे जीवन में। जबकि ये जमा हुए होंगे हम, मुझे लगता है कि 8वीं 5वीं में उस समय एडमिशन होता था हम लोगों का, 5वीं 6वीं में हमारी उम्र बहुत कम रही होगी। लेकिन उस कंटेंट को मैं जब ले आया तो मुझे लगता है कि 2004-5 में 6 में ले आया मैं, कि कैसे स्कूल में मैं उसमें और कुछ बहुत जोड़ता हूँ, जबकि अब मंच पे नहीं सुनाता हूँ। उसमें था कि जब जिस बच्चे को पहाड़ा और गिनती याद रहती थी बराबर, मास्टर उसी बच्चे को पोखरी के किनारे का बेहया का पेट तोड़ने का जवाबदारी देता था। और बड़े गर्व से तोड़ने जाता और वो उसको कहता था लिया वो 4 पांठे आज जे जनाई सुनाई। तो वो जाता था तो वो पतला नहीं लाता था कि एक बार में टूट जाए, वो जितना मोटा ढूंढ ढूंढ के लाता था वो। तो क्योंकि वो मास्टर का प्रिय बनना चाहता था, और हम लोग उसको मन ही मन गरियाते थे कि यार ये मोटा मोटा ले आ रहा है, ये जल्दी टूटेगा भी नहीं। लेकिन एक संवेदनशील बात उसमें मैं जोड़ूं, अच्छा भैया, अगर आपने गाँव की पढ़ाई की होगी, मास्टर मारने के बाद 4 डंडा इस हाथ पे 4 डंडा इस हाथ पे, फिर कहते थे नल के नीचे जा हाथ धोला, या नल के नीचे पानी पे जब हम हाथ धोते थे तो जो मार है उसका दर्द है वो कम हो जाता था। ये भी एक मास्टर, इसलिए मास्टर शब्द है, माँ पहले है उसके। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात क्या बात। अच्छा भैया, मतलब बहुत प्रेरक है, मतलब जो जर्नी है, जो जिस तरीके से आप असर छोड़ते हैं ना, मतलब वो कहीं से भी कोई उसको सीख के नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा वो जीवन देता है। तो ये जो कमल है ये बिना कीचड़ के तो नहीं आया होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये जो कीचड़ है ना, मतलब मैं थोड़ा सा जितना मैं जान पाया हूँ आपको, एक लंबा संघर्ष है, बहुत ज़्यादा एक लंबा संघर्ष है। और मतलब गोरखपुर से मुंबई की यात्रा, और फिर एक्टिंग, मतलब सबके शौक होते हैं, हुनर भी होता है, मेहनत भी लोग करते हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में कोई अपना तो नहीं है ना। और कोई जिस व्यक्ति का बैकग्राउंड सिसई गांव हो और गोरखपुर से निकल के मुंबई में, और इस सपने को ही देखना कि मैं एक्टर बनूंगा, उसके बाद फिर जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए भी लाफ्टर चैलेंजेस, और वहाँ भी असर छोड़ना, फिर पोएट्री, ठीक है, बस मतलब मजरू सुल्तानपुरी जी ने आपका नाम बावरा रख दिया क्योंकि वो पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। हाँ। लेकिन जो आपकी ट्रेजेक्टरी रही है, बहुत लंबा संघर्ष रहा। तो अभी हाल ही में मैंने कहीं कुछ क्लिप भी देखे भैया, जिसमें विनीत सिंह, जो विनीत कुमार सिंह हैं, मुक्काबाज वाले, बड़ी अच्छी बात कही, और बहुत संवेदनशील बात है वो, कि संघर्ष कभी कभी इतना लंबा हो जाता है। और ठीक है, सोने को तपना चाहिए, लेकिन सोना तपता ही नहीं रहेगा ना। बिल्कुल सही। तो ये जो आपके संघर्ष है उसके कई पड़ाव हैं। तो ये जो कमल मेरे सामने बैठा है, मुझे ले चलिए उस कीचड़ में एक बार। मेरे अंदर जब मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा कि मेरे अंदर ये कला आई कहाँ से, क्योंकि मेरे पिताजी, हम लोग लोअर मिडिल क्लास से परिवार है, तो खेतीहर लोग हैं, किसान लोग हैं। तो मैंने एक सोचा कि मेरे अंदर आया कहाँ से, तो इसकी जड़ मिली कि मेरी माँ जो थी वो फैजाबाद में एक जहांगीरगंज गांव है, नाम है, हम लोग वहाँ के, मेरी माँ हैं। मेरी माँ गांव में जो गांव की लोक गीतें हैं, कजरी, फाग, दमाद आने पर गारी, या मौसम अनुकूल गीत, इन सब में बहुत रुचिकर थी और वो गाती थी। तो वो जो है कि जब मैं ननिहाल में मेरी पैदाइश हुई, तो मैं जब गर्भ में था तो मेरी माँ, क्योंकि मायके में रही उस समय, तो मायके में उस समय भी उनको उस काम के लिए बुलाया जाता था। ये जड़ में था, मतलब संस्कार गीतों ने संस्कार डाले। हाँ, संस्कार गीतों ने संस्कार डाले। मेरी माँ की वजह से आया मेरे अंदर। और बहुत चिंतन के बाद मैंने निकला, मेरे पिताजी ये सब सामान्य से पढ़े लिखे लोग। उसके बाद मेरे अंदर ये कला, इस कला ने, मेरी माँ के बाद मुझे गाँव के नौटंकियों ने बहुत सिखाया। गांव में मतलब जब किसी की शादी होती थी, ब्याह होता, उसमें 90 के पहले वाली नौटंकी होती, जिसमें फूलन देवी एक नाटक खेला जाता था, राजा बिसहर खेला जाता था, राजा हरिश्चंद्र खेला जाता था। उसमें मैंने महसूस किया कि उनका समर्पण जो होता था उस नाटक के प्रति, वो बहुत अटूट होता था। और मुझे हारमोनियम की, वो टूटी हारमोनियम की पत्तियां जब किसी अनसीखे उंगलियों के साथ नाचती थी, तो मुझे
छत पर हम सोए रहते थे, तो छत पर सोने पर बयार उस हारमोनियम को लेके आती थी मेरे अंदर, और वो मुझे सोने नहीं देती थी। वो नगाड़े की आवाज, वो टिमकी का टिमटिमाना, समझ रहे ना। तो चाँद सब कुछ छत पे होता था, लेकिन हमारा मन नहीं लगता था। तो हमारे दरवाजे पर ठंडी के महीनों में पुआल गाजा होता था। हम उस पर पहले कूदते थे, कूद करके सरकते थे, सरक करके भागते थे। एक बगीचा पड़ता था, नौटंकी देखने के लिए हमको स्कूल पे जाना होता था। स्कूल बगीचे के पार पड़ता था। तो लोग कहते थे कि इसमें चुड़ैल रहती है पोखरी में, इसमें भूत रहता है, इसमें बरम बाबा रहते हैं, इसमें प्रेत रहता है। तो ये होता था कि हनुमान चालीसा से ये चीजें बहुत डरती हैं। तो हमने पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन हनुमान नौटंकी देखने के लिए सबसे पहले मेरा किसी ने साथ दिया तो हनुमान चालीसा ने दिया। तो हम अपने घर से निकल के और नौटंकी पहुंचने तक हनुमान चालीसा गाते हुए जाते थे कि मुझे कोई चुड़ैल या कोई भूत मुझे प्रभावित ना करे। पहुंच गए, लेकिन सुबह फिर हमको जब कोई गांव का नाव बता देता था, अरे दिनेश कलिया नौटंकी देखत रहना है, फिर हमारी जो पिटाई होती थी कि नौटंकी देखो। हाँ गैया, मतलब जो आप गढ़े जाते थे मतलब हाँ एकदम समझ लीजिए खूब धोए जाते थे। लेकिन वो सोच ठीक था। हम जब इन चीजों को लेकर के मुंबई आए जी, नौटंकी मेरे अंदर थी, पढ़ाई मेरे अंदर बहुत कम थी, तो हम 8वीं तो पास हो गए, क्योंकि वो स्कूल का एग्जाम होता था। तो स्कूल में प्रमोट कर दिया, लगा कि लड़के में दम है, प्रमोट कर दिया, सारा कर दिया। 10वीं का बोर्ड का एग्जाम जब आया तो हम फेल हो गए तुरंत। तो हमारी माँ बहुत कड़क महिला रही हैं, बाबूजी दयालु थे लेकिन माँ मेरी बड़ी कड़क थी। फेल हो गया, बोले अब पढ़ाई नहीं करनी, अब नौकरी करना है। तुम्हारा बाप फेल होने के लिए नहीं पैसा कमाता है, पास होने के लिए कमाता है, तो तुमको नौकरी करनी है। और हम क्रिएटिव थे तो हमको गुस्सा भी बहुत आता था। फिर मुझे ये नहीं लगता था कि माँ है कौन है, आप फिर नौकरी करेंगे। तो बाबूजी बोले 10वीं फेल हो गई ना, क्या नौकरी रखी है? क्या हुआ, पान की टपरी खोलेंगे। अच्छा, हाँ मुंबई में हम ही साइकिल लिए, एटलस की साइकिल लिए, ढूंढना शुरू किया। तो एक पान की दुकान मिली, हमने उनसे पूछा कितना भाड़ा लेंगे? 500 रुपया लेंगे महीने का। तो हमको वो पान की टपरी मिल गई। ये कब की बात है भैया? ये बात होगी 99 की, 99 की। पान की टपरी हमने शुरू कर दी और चलाना शुरू कर दिया, पान बीरा लगाना शुरू कर दिया। अपने यहाँ अगर आप पूर्वांचल के हैं तो एक शंकर की मूर्ति होती थी, जिनके जटाओं से पानी का टपकन जो है वो पान के पत्ते पे होता था। हमने वो गांव से लाया। अच्छा, पिताजी को लगता था चलो कुछ तो कर रहा ना, संघर्ष तो कर रहा ना, दुकान खोला है, पान लगा रहा, लगाने दो। लेकिन हम इतने पे नहीं माने, क्योंकि मेरी माँ ने ताना मार दिया कि कमाए पर ही। तो देखा कि पान में बच नहीं रहा है, तो सवेरे हम दूध की थैली लाते थे 3 बजे और बांटने चले जाते थे। तो हम उस समय उसको कहा जाता था लाइन, मतलब 1 लाइन 2 लाइन, मतलब 1 चाली के अगर 5 कमरे में आपने दूध दिया तो वो 1 लाइन हो गई। अच्छा। तो ऐसा 5 चाली में अगर आपने दिया तो 5 लाइन हो गई। 5 लाइन। तो हमारे पास 2 लाइन होती थी। तो 2 लाइन मतलब देशी गांव का आदमी तो 2 लाइन है बोलेंगे ना कि 1 लाइन 2 तो दूध बांटते तो कुछ उसमें कमा लिया ऐसा करके। तो 11 बजे मतलब तो ये संघर्ष हुआ। लेकिन मेरे पिताजी थोड़े दयालु थे। महानंदा दूध का नाम था, ब्रांड जो था। तो हम साइकिल से दोनों में थैली में डालते थे और ले जाते थे। एक दिन सुअर जो है क्रॉस कर रहा था रोड, हम गए और उसने जो है कि इतना जोर का मारा कि पहिया बैंड हो गया। अच्छा। और हम गिर गए। तो हमारी दूध की थैली थी तो हम भी गिरे। तो वो जो है घुटना छिल जाना ये सब हो गया। तो अब उस रात क्या करें, कुछ दूध फट भी गया तो नुकसान हो गया। तो घर आए तो सुबह का पहर था, तो दरवाजा बाबूजी ने खोला और देखा खून वून लगा हुआ है, यहाँ छिला हुआ है। तो फिर माँ को बोला होगा कुछ, तो बोला अरे ठीक है ये सब बंद करो, पढ़ाई कर लो, कुछ पढ़ाई कर लो, ये सब बंद करो चलो। तो धीरे क्लोज एक दिन में तो होगा नहीं। तो 15 दिन में हमने उसको पूरा राइटअप किया। आदमी ढूंढा कि ये वाला दूध कोई किसी को दिया जाए, टपरी किसी को दी जाए, इस तरीके से हुआ। फिर हमने 10वीं का एग्जामिनेशन में बैठे, दिया मैंने और फिर फेल हो गए। अच्छा। हाँ फिर फेल हो गए। लेकिन इस बार वो फेल जो हुए उसमें मजा आ गया। मतलब रिजल्ट, उस जमाने में इंटरनेट था नहीं। तो फेलियर लोगों का लिस्ट में नाम ही नहीं आता था। मतलब तो हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया। तो हम घर आके बोले कि हम पास हो गई लही। हाँ तो लड्डू खुद ही बांट दिए। बोले 3-4 दिन तो पिटने से बच जाएंगे। जब तक आप वो जो चार्ट आता था बोर्ड से वो हमारे परिवार तक आने तक 3-4 दिन बीत जाएगा। अच्छा, ये वाकया तब बहुत होता था। तो हमने लड्डू उड्डू बांट दिया और 3 दिन बाद फेल का रिजल्ट आया। तो
हमने कहा क्या किया जाए, तो मैंने माँ को बोला हमारे गाँव में जाए बहुत मन करता। तो माँ बोले काहे, अब 3 दिन रिजल्ट आइल बा तो पास हो गई बटा तो एडमिशन नहीं लेबा। हम बोले हम जाके गाँव में साहिब तब न ले। माँ समझ गई कि ये झूठ बोल रहा है। माँ तो माँ। फिर लेकिन तब मेरी माँ ने एक जिद लिया कि इसको पास करवाना है, और मेरी शादी तय हो गई। अच्छा। क्योंकि 2 बार फेल हो गए तो समझ लो कि उम्र हो गई, 21 साल की उम्र हो गई हमारी, तो शादी तय हो गई। तो हम हमेशा मजाक में बताते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में लड़का अगर बीए किया रहता है तो एम हम खुद लगा देते हैं और एमबीए हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो और उस जमाने में लड़के की शादी होती भी नहीं थी। पिताजी क्या करते हैं कि बीघा खेत है, भैंस कितना है, ये कितना अरे वो है ना वो इंटर लिंटर हौदी 4 और लड़का के 20,000। बस। तो वो जो है हमारा भी बताया गया कि पिताजी बैंक में हैं और दहेज में राजदूत चाहिए, ये सब जो सामान्यतः होता है। तो हमारे जो ससुर जी हैं उन्होंने कहा कि लड़का कुछ भी न करे, पिता रिटायर होगा तो 20-25 लाख रुपए लेके निकलेगा तो इसका जीवन जो है चल जाएगा। क्योंकि मेरा छोटा जो था, मेरा छोटा भाई जो है वो पढ़ने में अव्वल था, वो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। तो कैलकुलेशन लगा के मेरे ससुर जी ने वो शादी ओके कर दी, शादी तय हो गई हमारी। अब हम इस दरमियान एक मास्टर के हाथ लगे जिसने ये ठान लिया कि इसको पास कराना है। अच्छा। तो वो अगर दूसरे का ट्यूशन 1 घंटा लेते थे तो मेरा 2 घंटा लेते थे, और खाली पेपर सॉल्व करो, 5 साल का जितना बोर्ड का परीक्षा आया है पेपर सॉल्व करो। उन्होंने एक बुद्धि लगाई और मुझसे हर 5 साल के पेपर सॉल्व करवाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि अंततोगत्वा हम पास हो गए। इस बार आप भी मतलब लग गए थे। पास हो गए, लेकिन परसेंटेज इतना कम आया। 2 मार्कशीट कही जाती है। हमारे उस जमाने में ये मामला था कि 2 मार्कशीट आती थी, एक आती थी सामान्यतः जिसमें मैं फेल हूँ, फिर जिसमें फेल हूँ उसमें अगर पास हो गया तो दूसरी आती थी। तो जैसे किसी कॉलेज में 2 मार्कशीट लेके जाओ तो आप दुनिया के सबसे गए कहानी फिर से। हाँ, तो वो और 2 मार्कशीट किनारे होइए जी, मराठी में बोलते बाहर जाओ, तुम्हारा नहीं हो सकता एडमिशन। MCVC एक कोर्स होता था महाराष्ट्र का, एक कोर्स होता है जैसे ITI होती है, उसमें 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो लैंग्वेज के होते हैं और 3 टेक्निकल होते हैं। तो उसने बोला हमारे यहाँ एडमिशन आपका हो जाएगा, लेकिन 3 सब्जेक्ट ही मिलेगा, इसका आधार पे आप BA ही कर सकते हो, ना कॉमर्स कर सकते हो ना साइंस कर सकते हो। हमने कहा भाई हमको कॉलेज और स्कूल से मतलब है, साइंस क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है उससे मतलब ही नहीं, हमको ग्रेजुएट होने से मतलब है। हाँ, तो आ जाओ बोले। और तो ये बीच की जर्नी आपकी जो है काफ़ी मतलब कसमकस वाली रही। हाँ। लेकिन बचपन में तो आप बहुत सुंदर थे, आपको टीचर आगे बिठाया करते थे। हमने जितना कुछ सीखा और पढ़ा है उसमें ये बात पक्की है कि बच्चा हमेशा सुंदर होता है, चाहे किसी का भी हो। किसी जानवर का भी बच्चा सुंदर होता है। लेकिन आप सबसे सुंदर थे ना। हम आपको बात बताएं गांव की। हम मास्टर को बहुत परेशान करते थे, तो हम घर से इमली लेके जाते थे। अच्छा। हमारे दरवाजे के रास्ते में इमली का पेड़ ले लिया और नमक वमक पुड़िया में, और मास्टर के सामने जैसे ही उस पढ़ाना शुरू करते थे हम खाना शुरू कर देते थे। चटका उनके मुंह में पानी आ जाता था। फिर वो भी बहुत धोते। हमारी प्रतिभा ही बदमाशी से उपजी हुई है सिर्फ भैया। हाँ, मेरे प्रतिभा में अध्ययन का या ट्रेनिंग का कोई योगदान नहीं है। मेरी प्रतिभा में जो भी कुछ है मेरे कुकर्मों का कह लें या मेरी बदमाशियों से मैं पैदा हुआ आदमी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भैया जो जैसे आपने चर्चा की, जैसे माँ का जो एक दृढ़ता कह लीजिए कि नहीं इस बार, और आपने फिर करके भी दिखाया उसको, तो इसमें जो आपने बताया ना उसमें परिवार का भी संघर्ष दिखता है। तब एक परिवार जो है गोरखपुर में है, एक परिवार एक हिस्सा मुंबई में है, और मुझे थोड़ा अपने पिताजी के बारे में और अपने माताजी के बारे में। हाँ, मेरे बाबूजी जो हैं मेरे बाबा जो थे वो एक बैंक में होते थे, इंटरनेशनल बैंक था, इंडियन बैंक नहीं था। तो बाबा ने कहा कि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ तो तुम कम से कम मुंबई घूम जाओ। तो मेरे पिताजी बाबा के रिटायरमेंट पे मुंबई घूमने आए। अच्छा। तो अमूमन हर एक बाप अपने बेटे को अपने साहब से मिलवाता है। तो उस जमाने में मेरे बाबा ने मेरे पिताजी को साहब से मिलवाया। तो बोले तुम्हारा बेटा है तो तुम जा रहे छोड़ करके, तो हमको कौन संभालेगा? तो बोले साहब, अरे बोले इसी को रख जाओ, इसी को रख लेते हैं। और हम बोलते तुरंत बुलाया और बोला कल से इसका ज्वाइन करवाइए हमारे बैंक। तो मेरे बाबा जो है
की जगह पे मेरे पिताजी बैंक में लग गए। इतनी और उस समय जानते हैं सैलरी 120 रुपया, और बैंक का एक क्वार्टर छोटा सा जिसमें 8 लोग रह रहे हैं, किसी को सब्जी काटने की जवाबदारी है, किसी को भी। मेरे बाबा जहाँ से कोयला लेते थे, वो कोयले के जो दुकानदार थे वो मेरे नाना थे। अच्छा। तो मेरे पिताजी जब गए बम्बई तो उन्होंने कहा कि ये मेरा लड़का है। अरे बोले बहुत अच्छा है, मेरे पास लड़की यार, मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ, लड़का पसंद आए तो आप ब्याह कर लीजिए, शादी कर लीजिए। तो मेरी नाना कोयला बेचने का छोटे से कोयले की दुकान थी, तो वहां से मेरी माँ का संबंध बना मेरे पिताजी से। और अच्छा, रहने वाले लेकिन लोग यहीं के थे? हाँ, बम्बई दोनों सारा परिवार, मतलब इस तरीके से मेरी माँ से रिश्ता बना, जबकि उस पार मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरी माँ जो हैं वो, मेरे पिताजी बहुत धार्मिक, जैसे पुराने, जबकि अब मुझे लगता था कि मेरे पिताजी उस समय गलत करते थे। जैसे छुआछूत का जो हमारे यहाँ प्रकरण रहा है कि ये छू देंगे तो नहीं पिएंगे, ये छू देंगे तो नहीं पिएंगे, वो सारा मेरे बाबूजी, ये उनका ग्लास अलग उनका रखना, ग्लास है और वो इनका, ये सब चीजें मेरे बाबूजी में एज अ धार्मिक प्रवृत्ति रही। लेकिन वो दयालु बहुत थे, मददगार बहुत थे। मेरी माँ जो थी वो रूल करने वाली महिला रही है, मतलब कि 8 बजे उठ जाना है, उठ जाना, नहीं तो फिर सजा मिलेगी। मेरी माँ को सब मेरी माँ दयालु भी थी। आज मुझे गर्व है इस बात का कि हमारी 5वीं पीढ़ी है और हमारी चूल एक है। 42 लोग हैं हम लोग। बहुत बड़ी बात भैया, बहुत बड़ी बात है। हाँ, लीड करते हैं हम लोग। और हमारा परिवार मिश्रा परिवार करके एक ग्रुप है, उसके अंदर हम चर्चा करते हैं। अब तो बच्चे परिवार का महत्व समझने लगे। तो ये मेरी माँ पिताजी का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अभी थोड़ा संघर्ष की ही बात कर रहे थे भैया कि मतलब जैसे आज हमारे यहाँ ये होता है, जहाँ से हम लोग हैं, कि नौकरी करने का एक सामाजिक दबाव रहता है। हाँ। मतलब नौकरी अच्छी है बुरी है उससे मतलब नहीं है, अब आप बड़े हुए तो आपको नौकरी करनी चाहिए। माता को भी लगता है कि नौकरी करना चाहिए, घर के बुजुर्गों को भी लगता है, पिता को भी लगता है। आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप किसी काम के नहीं हैं। और अपने यहाँ तो ये भी है ना कि कमासुत लड़का चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपकी जो जर्नी है और ये जो सामाजिक दबाव है और कमासुत होने का जो दबाव है, एक तरफ ये टैग कि नौकरी है और दूसरी तरफ मन का करना, ये बीच में का जो संघर्ष है, इसने आपके मन मस्तिष्क पे बड़ा असर डाला। हाँ, नहीं, वो उसके पीछे कारण इतना था कि मेरे पिताजी किडनी फेलियर से डेथ हुई उनकी। अच्छा। तो वो समय गए, एज ऑफ 52। तो मेरे परिवार, मेरे खानदान, मेरा नहीं, मेरे परिवार का, मतलब मेरे निजी परिवार का नहीं, पूरे खानदान का कमासुत आदमी चला गया। तो सब मेरे दबाव आ गया। ये हुआ कि अब घर कैसे चलेगा, पैसा जो भी कुछ था उनके बीमारी में खर्च हो चुका था, डायलिसिस, ये सब वो सब अगड़ा बगड़ा। तो और हम ग्रेजुएट कर चुके थे लगभग। तो ये हुआ कि अब तुमको नौकरी करनी पड़ेगी। तो मैं कवि सम्मेलनों में तब तक अपना लोकल स्तर पे पैर जमा चुका था। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो एक विजय पंडित जी होते थे हमारे कल्याण में, वो मेरे प्रशंसक थे, मेरे परफॉर्मेंस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। तो वो मुझे सुनते थे, कवि सम्मेलन जब भी होता था तो वो एक फोर्स लगा के मेरा नंबर डलवाते थे कि इसको 5 मिनट दिया जाए। तो जब मेरे पिता के मृत्यु का वो आया तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा बाबूजी अब रहे नहीं और भैया मैं एक नौकरी, क्योंकि वो जो है कल्याण होलसेल मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो मैं गया, अरे बोले दिनेश बहुत सही समय पे आए हो, मुझे पिताजी की खबर तो आ गई थी, तो मेरा एक कॉलेज आ रहा है नया और क्या पढ़े हो तुम? तो मैंने कहा अरे आपके ही कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। हाँ ध्यान में नहीं था, तो ग्रेजुएट हो ना, तो चलो आ जाओ, लेकिन पहला जो पद होगा वो तुम्हें पद होगा ही नहीं, तुम ही प्यून हो, तुम ही क्लर्क हो, तुम ही हेड क्लर्क हो, क्योंकि कॉलेज शुरू हो रहा है। तो उन्होंने मुझे पहले दिन 2002 में 1900 रुपये की नौकरी दी, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नौकरी थी वो, और मैंने वो करना शुरू किया। लेकिन मैं मेहनती बहुत रहा हूँ, मतलब मैं जिद्दी और मेहनती, ये मेरा 2 पक्ष हमेशा रहा। हाँ, जीवटता रही है मेरे अंदर। तो वो जो कॉलेज शुरू हो रहा है, कंपटीशन में कॉलेज आ रहा है, तो बच्चे लाना, पंपलेट बांटना, मतलब 24 वन मैन आर्मी। फिर मेरे बाद प्रिंसिपल अपॉइंट हुए, डॉक्टर DB देवरे उनका नाम था। और एक हम लोगों ने FY जो कहा जाता है 13वीं 14वीं 15वीं, वो कॉलेज शुरू हुआ। 84 बच्चों का एडमिशन पहले साल हुआ और वहाँ से मेरी नौकरी शुरू हुई। और नौकरी ने इतना किया कि जो मेरी माँ का वो था, मतलब
तकलीफ थी बाबूजी के जाने की, उसको थोड़ा सा कम किया। और मेरी पत्नी जो थी, जिसको लगता था कि मेरा पति जो है क्या करेगा, कैसे घर चलेगा, उसको थोड़ा सा लगा कि मेरा पति अब काम करने लग गया है। और मैंने धीरे धीरे घर संभालना शुरू किया। उतने देर में मेरा भाई भी ग्रेजुएट 1 साल बाद होके निकल गया। तो हम लोगों ने जो हम लोग रोड पे आ गए थे, वहाँ से हम उस समय में वहाँ से हमने पुनः अपनी एक दुनिया बनाना शुरू कर दी। तो यहाँ से नौकरी शुरू हुई, लेकिन कला आड़े आती थी। जैसे कि कवि सम्मेलन में मन लगता था, इधर जो है काम करता था। विजय पंडित जो थे वो चाहते थे कि मैं कवि सम्मेलन भी करूं, लेकिन प्रिंसिपल हमारा पगार काट देता था, LWP लगा देता था। उसको तो वन मैन आर्मी मिला हुआ था, लगा था। तो प्रिंस विजय पंडित का मेरे लाइफ में जो योगदान है कि वो प्रिंसिपल को कहते थे कि भाई सुनो, वो क्लर्क नहीं है, वो कवि आदमी है, मजबूरी में कर रहा है भाई, तो उसको जरा छुट्टी उट्टी दे दिया करो, पगार मत काटा करो, हमसे स्पेशल ले लिया करो उसका। तो 2002 से 2014 तक उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, लेकिन हाँ पंडित जी ने, कि अरे एक बार मुझे सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि मैं किसी अखबार की सीरीज में लंबा समय निकल गया और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया मेरे वजह से, क्योंकि एज अ रजिस्ट्रार मुझे सिग्नेचर करना था रिजल्ट पे। आप कई भूमिका में तो जब इसमें तो अलग मूवी बन सकती है। तो क्या है, प्रमोशन कैसे होता था? स्ट्रेंथ पे, आप कॉलेज में स्ट्रेंथ पे प्रमोशन था, प्रमोशन एज पे था ही नहीं। जो फर्स्ट अपॉइंट है वो है, और स्ट्रेंथ बढ़ी तो जैसे स्ट्रेंथ बढ़ी तो मैं क्लर्क से सीनियर क्लर्क हो गया। जैसे 84 से 300 हुए, 500 स्टूडेंट हुए, हम हेड क्लर्क हो गए, क्योंकि हमारी किस्मत भी साथ चलती थी। आप जैसे ही 3000 स्टूडेंट क्रॉस किया, वैसे हम रजिस्ट्रार के पद पे आवंटित कर दिया गया मुझे। अब हम खुद भी ये, लेकिन हमारे अंदर प्रतिभा अच्छी थी, तो हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं और भेज रहे हैं। रिजल्ट हमारे वजह से हो गया लेट, तो प्रिंसिपल ने तुरंत कमेटी को बोला कि दिनेश बावरा को सस्पेंड किया जाए और निकाला जाए। हम सस्पेंड हो गए। हमारा घर पे मातम छा गया कि अब कैसे घर चलेगा। तो विजय पंडित ने कहा कि 10 दिन सस्पेंड रहो, हमको भी प्रिंसिपल का ईगो देखना पड़ेगा ना। ज्यादातर ईगो की ही बात रहती है। अच्छा, प्रिंसिपल भी जानता था कि आएगा तो वापस जरूर। तो विजय पंडित जी ने एक दिन प्रिंसिपल को बुलाया, बोले अरे सर छोड़िए गुस्सा, किसी पीठ पर मारिए, पेट पे मत मारा करिए, और दिनेश को आप फोन करके बोलिए कि एक वो दे, अपोलॉजी लेटर दे और उसको वापस रिसीव करिए सर, हम जिससे कमेटी में बात करना बात कर लेंगे। हमको उन्होंने वापस लाया और इस तरीके से फिर मेरी जर्नी चली। तो संघर्ष तो काफ़ी लेयर का रहा। अभी पीछे आपने भाभी जी का जिक्र किया और एक बार आप कहते हैं कि जब तक प्यार समझते तब तक तो शादी हो गई। हाँ, इन संघर्षों में इस छोटे से परिवार के बारे में बताइए, जैसे बच्चे हैं आपके, मेरे सफलता में मेरी पत्नी का योगदान इसलिए मांगता हूँ कि कोई भी पत्नी अपने पति से अपेक्षाएं रखती है। मेरी बीवी ने, मुझे नहीं लगता कि 17 साल तक कोई अपेक्षाएं रखी। उसका कारण एक था, मेरी माँ बहुत केयर करती थी मेरी पत्नी की, कुछ भी खरीद के ला देना, दे देना। तो एक पुरानी दुल्हन जो होती थी, उनको लगता था कि सास ससुर बहुत बड़ी चीज़ है, पति तो ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी जो है वो अपेक्षा रखती ही नहीं थी। उनको कोई लेना देना नहीं कि तुम क्या कमाते हो, क्या खाते हो, क्या नहीं करते हो। लेकिन जब से वो मेरे जीवन में आई, अनायास मैं तरक्की करता रहा। और अब मैं आपको एक ताज्जुब की जानकारी दूं, मेरी एक कविता मैंने एक दिन, मेरे को ताना, अब तो क्या है कि अब शादी के 25 साल हो गए यार, तो उनका भी थोड़ा मन बढ़ गया कि इसको कुछ बोलना चाहिए। तो एक दिन वीडियो देख रही थी तो मेरे बच्चों ने भड़काया उनको, देखा तुम्हारे बारे में बोल के कमाना, ही लाख रुपया लेना और घरे नहीं बताओ तो। घरे नहीं बताओ ना। तो एक दिन आके बोली, बेटी का नाम आशिता है, आशिता और वेदांत कहता, तू इतना साल से हमारे ही नावे पे कमाला, आगे कुछ देबो नहीं कर, अरे डिविडेंड आना चाहिए। बोले कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया कर। अच्छा, उन्होंने सहज भाव से बोला, लेकिन उस सहजता में इतना मारक क्षमता थी कि मैं बेचैन हो गया कि बोले कभी अच्छा भी लिख दिया करो। अच्छा, अमूमन हम जो वाइफ पे जो जोक्स बनाते हैं, वो नॉर्मली जो है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं होता है। भाई साहब, मेरे को वो बात इतनी चुभी कि मैं लग्जरियस लाइफ से थोड़ा अवॉइडेड आदमी हूँ। मैं पब्लिक को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो मैंने एक ट्रेन ली, ट्रेन दोपहर की थी तो खाली था, और उसकी बात कान में जैसे मच्छर का आवाज़ होता है वो आता था कि कभी ठीको लिख दिया करा, कभी अच्छो लिख दिया करा।
और एक बात मैं बीच में टोक दूं, जितनी मेरी सफल कविताएं हैं, कोई भी कविता मेरी घर में नहीं लिखी गई है। कोई बस स्टैंड पे लिखी गई है, कोई बस में बैठ के लिखी गई है, कोई प्लेटफॉर्म पे लिखी गई है, कहीं मतलब कोई घर पर, हाँ उसका एडिटिंग पार्ट जो है वो घर का तो है। ठीक है। तो भाई साहब हमने कहा कि पत्नी के बारे में यार ऐसा बोल दे, हमने एक कविता लिखी और पत्नी के कंट्रीब्यूशन पे और डाली। आप बिलीव करेंगे, आज तक जितने लोगों ने फोन किया है उसमें नाम बताता हूँ, जॉनी लीवर रोते हुए कि तुमने यार ये जो लिखा है वो मुझे बहुत बेचैन कर गया। प्रेम भूषण महाराज, इन लोगों ने मुझे इस बात के लिए बधाई दी। मतलब मैं आपको उसकी प्रतिक्रिया मराठी में जितनी आई है, मराठी श्रोताओं को आप, मतलब अब तक की सबसे लंबी कविता, सबसे सीरियस कविता इस हाथ से कवि की पत्नी की वायरल है। 27 मिलियन वो फेसबुक पे चली गई, 27 मिलियन भैया। फिर मैंने डिलीट किया, मेरे मन में एक भाव आया, मैंने कहा डिलीट करो इसको, इसके नाम पे शो ही लाएंगे। अब मैं वो शो डिजाइन कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत तो सुंदर। ऐसे ही कविताएं पैदा हो जाती हैं और लिख देते हैं। पत्नी का योगदान ये रहा है मेरे जीवन। तो 2-3 लाइन हो जाए उसकी, हाँ, है ना? अब मैं जो सुना रहा हूँ कहानी, शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी लगन, समर्पण और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी आपकी है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो हमारे आपके जीवन का आधार है। मेरे आपके जीवन का आधार है। वो अपने लिए कम, आपके लिए ज्यादा बनी है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो हमारी आपकी पत्नी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वो कविता सुनिएगा आपको मजा आ जाएगा, मतलब मैं भेजूंगा आपको लेटर। अच्छा भैया, लोग प्रेम करें, गर्लफ्रेंड बनाएं, बॉयफ्रेंड बनाएं, तो इसके तो आप खूब हिमायती हैं। तो मंचों से तो आप लव मैरिज के फेवर में रहते हैं, इधर आपने किया अरेंज मैरिज, तो कौन सी वाली शादियाँ ठीक रहेगी? जब अरेंज मैरिज हुआ था तब लव मैरिज के बारे में जानते नहीं थे। लेकिन फिर भी लेकिन मैं एक अंतर बताऊं इसके अंदर। आज जो प्रेम के नाम पर लोग कहते कि प्रेम है ना। मैं जब भी रजनीश को सुनता हूं, देखिए मेरा आशीष भैया, आप खुद भी इतने व्यापक हैं, 90% प्रेम नहीं होता है, आकर्षण होता है। मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ, प्रेम जो है ना, वो ना सूरत देखता है, ना शक्ल देखता है, ना आउटर पार्ट का वो अवलंबन हो सकता है। प्रेम वो नहीं है। प्रेम ये है कि नीरज जी की लाइन है कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। हाँ, तो प्रेम ये है कि मेरे भूख प्यास पर असर होने लग जाए, मेरे जीवन पर असर होने लग जाए। मुझे लगे कि मेरे जीवन में आने पर, ये जीवन में आने पर, घर में आने पर नहीं, जीवन में आने पर जीवन सुखद होगा। प्रेम ये है भाई। प्रेम घर में आने पर, होटल में आने पर नहीं प्रेम होगा। प्रेम जीवन में आने पर जो ये मानता है वो प्रेमी है। लेकिन लोग आज की तारीख में उसको व्याख्यान करना ठीक ना। तो मेरी पत्नी, अब मैं पत्नी से प्रेम करता हूँ, उसी को मैं उसमें कहीं सुनाता भी हूँ कि जिसको चाहना उसी से ब्याहना, और जिससे ब्याहना उसी से निभाना, और जिससे निभाना उसी की सराहना, और जिसकी सराहना उसी का उलाहना बर्दाश्त कर लेना, शादी और प्रेम है। अरे ये सराहना उलाहना जो समझ जाए फिर तो जीवन सफल है, मतलब। आपकी पहली कविता भैया जिसको लिखी आपने? पहली कविता मेरी माँ से मैं प्रभावित था, जैसे बताया। तो मेरी माँ तो गाती थी, तो चैता गाती थी, चैता में चैत गाया जाता था, कजरी गाती थी, उसमें राधे कृष्ण की झूला गाया जाता था। तो शुरुआत तो मेरी भजन लिखने से हुई। अच्छा। हाँ, और आपको एक ताजुब की बात बताऊं कि मेरे लिखे हुए भजन सुरेश वाडकर साहब, महेंद्र कपूर साहब ने गाया। अरे, और एक दिन एक जगह ने बोला कि मेरी चाइल्डिश पर्सनालिटी है, मेरा बच्चा व्यक्तित्व है, मतलब आपको मेरी त्वचा से मेरी उम्र का अंदाजा। एकदम नहीं। मतलब आप आज अभी गाड़ी से उतरे तो मैंने खुद को भी देखा एक बार। तो हमको एक यात्रा में हमने एक कवि को कहा कि हमारे लिखे हुए कविता जो है वो सुरेश वाडकर ने गाई है और फलाने गाई है। अब भी मैं आपको व्हाट्सएप पे देखूंगा, मेरे भाई ने सिंगापुर से भेजा मेरा लिखा हुआ बहुत पुराना एक एल्बम कहीं रिलीज हुआ, उसमें मेरा नाम था एज अ लिरिक्स, एज अ गीतकार। तो जो शुरुआत वहाँ से हुई। लेकिन मैं गुलशन कुमार नाम की एक शख्सियत थी, टी सीरीज पर वो एक दूरदर्शन पे पट्टी आती थी कि नए गीतकार संपर्क करें, भजन वजन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम अंधेरी स्टेशन जाते थे, पैदल जाते थे, पैदल जा करके उनको भजन दिखाते थे।
तो कभी वो मिलते नहीं थे, कभी कुछ होता। बदहाल आदमी जाता था धूप में 5-6 किलोमीटर चल के अंधेरी टी सीरीज में। तो एक दिन अचानक से कोई अंदर से दरवाज़ा खुला, वो जो सिस्टम है, अंदर गए तो बोले हम कवि हैं और गुलशन साहब का पट्टी चलता है तो हम वही कविता वही वाला लिखते हैं, गीत कविता नहीं, वही वाला लिखते जो हैं, वो चाहते हैं। हाँ वो चाहते हैं। तो बोला, एक दया आ गई आदमी को, तो उसने पानी उन्हें पहले पिलाया, बोले मुंह धो लो, पानी। क्या लिखते हो? ये लिखते हैं। तो कहाँ से आते हो? तो बताया जब 60 किलोमीटर दूर से आते तो उसको पसीना आ गया साला। उसने कहा कि अरे इतने दूर से आओ, क्या खाओगे? इसको लाओ, सैंडविच लाओ, ये लाओ, खाए हुए जो है। वापस आ गए। उसने मुझे 50 रुपया दिया, बोले दिनेश बाबू, जो लिखा होता है ना हरदम सच नहीं होता है, तो ये जो कुछ भी है वो छोड़ दो, आप ना अब पढ़ाई करो, जाओ मेहनत करो। बड़ी मार्मिक बात। हाँ, पढ़ाई करो, मेहनत करो। तो कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई का एक शो आता था लिटिल चैम्प के नाम से, अगर आपने जाना, वो लाइव ऑर्केस्ट्रा करते थे। तो एक बार मुझे लगा कि काश ये हमारा गीत ले लें। तो हम बिरला मातृश्री में घुस गए। बाबूजी बैंक में थे, तो नई नोट की गड्डी लाते थे, तो मैं 20 की गड्डी में से 20 की नोट निकालता था, जिससे सीरीज टूटे ना, जिससे मैं चोरी ना पकड़ी जाए, और उससे मैं टिकट खरीद के जाता था और शो देख करके आ जाता था। और वो गड्डी घूमते रहती थी। मैं जोक में भी सुनाता हूँ कि शादी विवाह का में मिलने वाला कपड़ा जो है उसके नसीब में सिलना नहीं होता है, वो बस इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे घूमते रहता है। तो वो जो हम कल्याण जी भाई आनंद जी जैसे, तो उन्होंने लिटिल चैम्प थे, तो उनको सब बच्चे थे, तो उनको मैं भी बच्चा दिखा, तो इसके लिए उन्होंने मुझे सीरियस नहीं लिया। अरे बोले हम गायक लोगों का प्रोग्राम करते हैं, हम लेखक लोगों का प्रोग्राम नहीं करते हैं। तो वहाँ भी दिल टूट गया। हम घर आ गए। हमारे होली का समय था और दूरदर्शन पर एक हास्य कवि सम्मेलन चल रहा था। शैल चतुर्वेदी जी उसके अंदर परफॉर्म कर रहे थे। हमने देखा, हम खूब हंसे उस कविता पर, खूब हंसे, आंख चल गई। उस कविता का नाम था, आज मुझे याद है। और अब हमने सोचा कि अब हम कविता, हास्य कविता लिखेंगे। वहां से प्रेरणा बनी है। वहां प्रेरणा स्रोत बने मेरे शैल चतुर्वेदी। और पहली कविता मैं कॉलेज के दिनों में लिखी, और वो कविता कौन बनेगा करोड़पति में लोगों ने सुनाई। क्योंकि कॉलेज में एक प्रसंग चल गया हमारे यहाँ, प्रेम प्रसंग। टीचर भी दिल रखता है यार, हाँ, उसको हो गया तो अपराध थोड़ी ना है, उसके लिए भी मौसम आता है, उसके लिए भी। तो हम वो कविता सुनाते हैं आपको। वो कविता थी कि एक बार गणित के अध्यापक को एक विज्ञान की अध्यापिका से हुआ प्यार। दोनों ने अपने विषय को सम्मिलित कर किया प्यार का इजहार। गणित के अध्यापक ने कहा कि जब से हुआ है तुमसे प्यार, मेरे गणित मेरे बस में नहीं है, हर काम हो रहा है माइनस, कोई काम प्लस में नहीं है। हाँ। तो जवाब में विज्ञान के अध्यापिका ने कहा कि तेरे प्यार का जादू कुछ यूं छा रहा है, न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा, न ऑक्सीजन अंदर आ रहा। बहुत बढ़िया। अरे तो ये कविता जो है वो हमारे कॉलेज में हो गई वायरल। मतलब वायरल मतलब माउथ बोले क्या सुनाया। तो जो अपोजिट पार्टी, जिसको कहते हैं ट्रूली वायरल हो गई वो, है ना, सोशल मीडिया नहीं था, माउथ पब्लिसिटी तो वायरल हो गए हम। अब जो दे, दिनेश को बुलाओ, कोई भी प्रोग्राम हो, दिनेश जी को बुलाइए, दिनेश जी सुनाएंगे, दिनेश जी सुनाएंगे, दिनेश जी सुनाएंगे। अब दिनेश जी हर प्रोग्राम में दिनेश जी हो गए। तो मैंने आप उन टीचर्स का प्यार कई बार करवाया। अब हम एंकर हो गए कॉलेज में, कि जो हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन होते थे उसके एंकर हो गए। फिर हमको अरे भाई कुछ, फिर हम दूसरों का सुनाने लगे, किताब खरीद के लाना, अब प्रदिश्य प्रकाशन की, और उसमें से 3 शेर मुनव्वर साहब के, 2 शेर। हम मुनव्वर साहब को किसी को नहीं जानते थे, बस हम अब जानने लगे तो इसलिए बोलने लगे। लेकिन एक ट्रेनिंग शुरू हो गई, वहां से ट्रेनिंग शुरू हो गई। आंख चल गई। कविता इतनी प्रभावित कर गई थी शीश भैया मुझे कि गुलाम फिल्म उस समय आई, और उसका नाम था आतिका खंडाला, उसका गाना हिट हुआ। मैंने शैल चतुर्वेदी की कविता को आंख चल गई पैटर्न पे ही, आंख चल गई हटा करके, मैंने उसमें लिखा कि मैं, अगर आप परमिट करें तो सुना दूं। पता है ना। हाँ। एक दिन मेरी बहन ने जो टीवी खोला तो टीवी बोला आतिका खंडाला। मैंने सुना, शब्द भाग गया, मेरी जबान पर छा गया, मेरी जबान बिन चलाई चल जाती, शब्दों को सुरों के साथ लेकर निकल जाती। एक दिन बैठा क्लास में एक लड़की के पास में, नाम था रेखा, उसने मेरी तरफ देखा, मेरी जुबान का टूट गया ताला। मैंने कहा आतिका खंडाला। लड़की ने चप्पल निकाला, 2-4 जट डाला। मैंने कहा यार जबान भी क्या चीज है, बिन चलाई ही चल जाती है, कभी रसगुल्ले तो कभी जूते खिलाती है। दूसरे दिन पार्टी थी पड़ोस में, मैं भी गया जोश में, जन्मदिन मनाया गया, सबको केक खिलाया गया। केक बांटने वाली महिला ने पूछा मेरा नाम। मैंने कहा नाम से क्या है काम, पहले आप अपना
नाम बताइए, साथ में केक भी खिलाइए। केक देते हुए महिला ने कहा नाम है मधुबाला। मैंने अपने आप को बहुत संभाला, लेकिन मेरी जुबान फिर बोल पड़ी आती क्या खंडाला। इस तरीके से ये कविता कॉलेज में कंपटीशन में हिट हो गई। अरे। और ये दिनेश क्या सुनाता है, दिनेश क्या सुनाता है। और उसमें एक प्रोग्राम में शैल चतुर्वेदी आ गए एज अ जज। अरे हाँ, कॉलेज का नाम था ठाकुर कॉलेज घाटकोपर। जज शैल चतुर्वेदी, हम एज अ कवि। हमने कहा कि दद्दू क्षमा चाहते हैं, आपसे प्रभावित हुए हैं। वो हाँ सुना वो गुटखा खाते थे, सुना। हमने यही कविता सुना दी। देखिए बड़े लोग बड़े होते हैं। उसने कहा तूने कोई चोरी तो नहीं की है ना, तूने मेरे से प्रभावित हो गया। उन्होंने उस रात मुझे कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी है सांता क्रूज में, शाम को वहां आना तुम। तो हमने कहा एयरपोर्ट, अब हम हिंदी के आदमी, एयरपोर्ट अथॉरिटी शब्द, हमने कहा दद्दू जरा लिख के दे दो ना। तो कलम लिया उन्होंने, एयरपोर्ट अथॉरिटी सांता क्रूज वेस्ट कॉलोनी, इतना लिखा, शाम को आना। तो हम शाम को प्रोग्राम 8 बजे का, हम 5 बजे पहुंच गए। कॉलोनी में देखा स्टेज लगा हुआ है, कवि सम्मेलन लिखा हुआ, जो कपड़े वाले बैनर पे लिखा जाता है। देखा सैल जी छड़ी टेकते हुए, अरे आए आओ। उसको बुलाए, उसके आयोजक को बुलाए, इधर आइए, 500 दीजिए जरा इनको। 500 दिया। अब वो सैल चतुर्वेदी स्टार आदमी, काका जी कहीं जैसा सीरियल आता था, दिया। क्यों दिलाया जानते हैं? ये कविता पढ़ेगा, आपको नहीं अच्छा लगेगा तो बाद में नहीं दीजिएगा ना 500 रुपए इसको। अरे तो मतलब पहले ही आपको पेशगी मिल गई भाई। हाँ। और भाई साहब बड़ा मोटिवेशन रहा ये। हाँ, वो जो मंच था मेरे, उसकी तस्वीरें हैं मेरे पास। वो जो मंच था मेरा, वहां मुझे उस मंच पे जो गैलेक्सी बैठी थी, उसमें एक आदमी का नाम बताता हूँ, नौशाद अली साहब। और नए लड़ी जाई हैं मनवा में कसक हुई करी, और ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे। वहाँ से मेरा कैरियर टर्न होता है। और उनको लगा कि इस बच्चे में जान है। जो बड़े लोग सुने, सब में चर्चा होने लगी। दिनेश बावरा, दिनेश नाम का एक कवि है, दिनेश बावरा नाम का एक कवि, दिनेश बावरा नाम का एक कवि, दिनेश बावरा नाम। और वहाँ से मेरा कैरियर कवि सम्मेलन के मेन स्ट्रीम में आ गया। तो एक छोटा लड़का जिसको मुंबई की बसों में मितलियाँ आती थी, आज लोगों के प्यार से आप देश विदेश की हवाई यात्रा करते हैं। तो बावरा जी से एक सवाल ये भी है कि अभी आप स्टार्टर ही हैं या मेन कोर्स तक पहुंच गए? नहीं, मेन कोर्स भी नहीं पहुंचा, मिडिल वाले में पहुंचा हूँ। जैसे लोग चाट खाने लगते हैं ना कभी कभी, हाँ वो वाला मामला है। लेकिन क्या है कि क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम का बिलीव हूँ, जैसे परमाद्री कुमार विश्वास जी हैं या सुरेंद्र शर्मा जी हैं, इन लोगों का मैं बिलीव सिस्टम हूँ कि दिनेश बावरा अगर मंच पे है तो इसको किसी भी क्रम पर पढ़ाया जा सकता है, और ये किसी भी क्रम पे जा करके जीरो पे आउट नहीं होगा। ये जो बिलीव है एक अपने जूनियर के प्रति, ये देश के सारे कवियों का है, चाहे वो सुनील जोगी जी हो, चाहे कोई भी हो, सारे लोग। मेरा जिससे मैं नहीं चाहता हूँ वही अलग बात है, लेकिन देश का कोई, इस समय का कोई प्रसिद्ध नाम ऐसा नहीं होगा जो ये कह सकता है कि दिनेश बावरा जी मेरे टीम का हिस्सा नहीं है। ये वाली बात तो कहना ये चाहिए कि दरअसल आप जिस थाली में हैं, उसके चाहे आप स्टार्टर हो चाहे मेन कोर्स हो, फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी खड़ा। आज आप जिस थाली में हैं, जिस लेवल पे हैं, तो एक तो शैल चतुर्वेदी हो गए, और किनका प्रभाव पड़ा आपकी कविता? मेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा पंडित सत्यनारायण सत्तन और बाल कवि बैरागी का। बाल कवि बैरागी की भाव मुद्रा बहुत प्रभावशाली थी। जब वो परफॉर्म करते थे तो वो चांद से अपने आप को, चांद अगर उनके कविता में तो चांद से बतियाते थे। वो पनिहारन है तो वो ठुमक उनके बॉडी लैंग्वेज में थी। तो ये उनके पास से मेरे अंदर आया है। और पतियोत्मन ने जो मैं टिप्पणियां तत्काल कर देता हूँ या कुछ बात कर देता हूँ, वो पंडित सत्यनारायण सत्तन से आई मेरे अंदर। पंडित सत्यनारायण सत्तन ने जबकि बहुत जल्दी स्वीकारा नहीं मुझे, लेकिन क्योंकि मैं एकलव्य था, मुझे सीखना था, तो मैं सीखते चला गया। मुझे अगर किसी से भी सीखना है, वो मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं उससे सीख करके मानता हूँ। ये ईश्वर की दी हुई खासियत है मेरे अंदर। हिंदुस्तान के बड़े शायर रहे राहत इंदौरी साहब। क्या कहना है? कुछ पता चला मुझे भैया, तो कानपुर के उस स्टेशन पे ऐसा क्या हुआ था? सुना कि आपकी बड़ी खैर लिया करते थे, बड़ा जलील किया करते थे आपको। सत्तन जी और राहत साहब एक ही शहर से हैं। सत्तन जी को मैं अपना गुरु मानता था। एक अखबार के सीरीज में सत्तन जी ने एक शर्त रख दी कि दिनेश बावरा अगर है मेरे साथ तो मैं ये सीरीज कर लूँगा। अच्छा। तो
आयोजकों ने मान लिया कि दिनेश बावरा को क्या पैसा देना है, चलो जो देना है उसमें तो दिनेश बावरा उस टीम में का हिस्सा हो चुका था। और दोनों एक ही शहर के नाते जो भी कारण रहा हो, लेकिन राहत साहब मुझे उनकी सेवा करने पर थोड़े से, या सेवा कह लें या जो भी कारण रहा हो, मैं उसको सेवा से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन राहत साहब मेरे से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे। मुझे मतलब अनायास चिढ़ना उनका मेरे प्रति, मतलब वो फकीर आदमी, उनके मुंह से जो निकल जाए, भाई इश्क कर दे तो कुछ भी दे दें और नफरत करने तो कुछ भी दे दें। और वो मुझे थोड़ा अनगढ़पना था ना। हाँ, तो वो मुझे जैसे उनका नंबर आता था तो वो स्टेज पे नहीं है, तो मुझे छोटा था तो मुझे ही कहा जाता था कि राहत साहब को बुलाओ, उनका नंबर आने वाला है। तो मैं बुलाने जाता था तो पहले 4 गाली खाता था। तुम आ गए, मतलब जो भी, अब गाली तो नहीं दे सकते, नहीं, आपके दर्शक समझा जा सकता है। ये चला लगभग 2.5-3 साल। अच्छा। एक प्रोग्राम हुआ कानपुर में, जिसमें ये हुआ कि राहत साहब के साथ रूम शेयर करेंगे दिनेश बावरा। राहत साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी और मेरे कोई कमरे में आएगा। और ये बात मैं सुन रहा था, तो एज अ बच्चा मुझे तकलीफ तो हुई, जो स्वाभाविक होना, लेकिन मैंने जिद कर ली थी कि राहत साहब और राहत साहब जो मुझसे नफरत करते हैं, इसका कारण मुझे पता ही नहीं है। मुझे शायरी आती नहीं है, ये बात मैं खुद मानता हूँ। मैं हाथ से कवि हूँ, तो नफरत का कारण मैं पकड़ नहीं पा रहा था, जो भी कारण रहा उनका। लेकिन न जानने के बावजूद मैंने ठान लिया था कि मुझे इनसे मोहब्बत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, आप जैसा सोचते हैं वैसा होते हैं, ये मेरा पर्सनल मानना है। उस रात हमारी जिस राहत इंदौरी साहब ने मुझे अपने रूम में लेने से मना कर दिया, किस्मत से हम दोनों की ट्रेन एक ही, और राहत साहब होटल से उसी गाड़ी में हम दोनों बैठ करके प्लेटफॉर्म पे आए। वापसी में कानपुर स्टेशन पर पता चला आने के बाद कि ट्रेन 4 घंटे लेट है। अच्छा। ट्रेन का नाम भी मुझे याद है, कुशीनगर एक्सप्रेस। उनको भोपाल उतरना था, मुझे उस ट्रेन से मुंबई आना था। तो राहत साहब, वो भी जानते हैं फक्कड़ी थे, तो थोड़े से अब उनको नींद आने लगी, तो हमको जो शॉल मिली थी, तो वो शॉल वो ओढ़ करके वो जो एक बेंच पर लेट गए। बेंच समझ लीजिए आप। और मैं टहलता रहा, कुनकुनी ठंड का मौसम था, टहलता रहा। देखा मैंने एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी, भिखारी होगा क्या होगा मैं आज भी नहीं जानता, वो बीड़ी खींचता, तो जब आगे की लौ बड़ी होती तो उसको हाथ में लेकर के फिर घसता वो कि थोड़ी गर्माहट आ जाए, फिर लगाता। लेकिन वो इतना जर्जर था कि मुझे थोड़ी दया आई, तो मैंने उसको एक चाय ला के दे दी। अच्छा। चाय ला करके दी और उसको कुछ और दे दिया, जो भी दिया होगा, केला दिया कुछ। रात को कानपुर का प्लेटफॉर्म खुला हुआ था, 3 नंबर प्लेटफॉर्म की ये बात है। और धीरे से वो बूढ़ा आदमी लेट गया, तो मुझे लगा ठंड लगेगी, तो जो मुझे शॉल थी वो मैंने उसको उड़ा दी। अब राहत साहब के ठीक नीचे, जो बेंच के पीछे जो पिलर होता है, वहाँ वो बुजुर्ग आदमी सोया हुआ, नीचे वो भी। राहत साहब उठे, तो मैं उस समय उस जगह पे नहीं था, थोड़ी दूर पे था, तो उनको लगा कि ये मैं ही हूँ। तो उन्होंने वो शॉल हटाई, और तब अरे मैंने कहा मत हटाइए राहत साहब, वो मैं, अरे तो ये शॉल तो तेरी है। रात को मतलब वो बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था, तो मुझे लगा उसको ठंड लगेगी, मैं तो रात भर जगे रहा हूँ, आपकी अटैची आपका ये है, तो मैंने उसको उड़ा दी थी। अब राहत साहब का पूरा व्यक्तित्व बदल गया तुरंत। मतलब मैंने उसको महसूस किया। अच्छा। तो जब मैंने उसको हिलाया, तो वो मतलब सॉल जो उन्होंने खींची थी उसको ऊपर डालना जाए, तो मुझे लगा कि अकड़ा सा महसूस हो रहा है मुझे। तो मैंने जब ज़्यादा हिलाया तो मुझे लगा राहत साहब ये तो नहीं रहा, मुझे लगता है, और वो विदा हो गया था बुजुर्ग आदमी। तो राहत साहब के अंदर वो जो संवेदना अपने चरम पर आ गई। उन्होंने मुझे गले तो नहीं लगाया, हाथ पकड़ा और एक वाक्य बोला कि ऐसा टक्की लगा करके सोचा क्या बोला जाए, बोला सारे गुनाह माफ। और उस राहत इंदौरी ने जश्न राहत दोहा के अंदर शर्त रखी थी कि दिनेश बावरा इस वाले प्रोग्राम में रहेगा, तब तो वो प्रोग्राम होगा, और वो आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको मिलेगा कि दोहा में दिनेश बावरा जश्न राहत में परफॉर्म कर रहा है। तो बड़े कलंदर होते हैं वो, उनका नफरत भी उनका इश्क होता है। ये मतलब राहत साहब के साथ मेरा बहुत, और राहत साहब को मैंने बोला कि आपके ऊपर फिल्म बनानी, मेरे एक दोस्त है वो बनाना चाहते थे, तो राहत साहब ने ब्लैंक पेज पे साइन कर दिया, बोले तू बना रहा है ना, ये ले, तेरे को जो लिखना लिख लेना जा। आज भी वो उनका सिग्नेचर मेरे पास पड़ा हुआ है। उन्होंने आपकी आत्मा पहचान ली। हाँ, कारण परिस्थिति जो भी हो, होता रहता है जीवन में।
ये तो संजीदगी वाली बात है भैया। एक स्टेशन प्लेटफॉर्म के बाद और भी याद आ रही है मुझे। बड़ा रिसर्च है मालिक। कि दिनेश बावरा तो बहुत मशहूर हैं, हाँ लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे आप बैग, टी शर्ट, लोअर पहन के निकल पड़े खिलंदड़ अंदाज में। हाँ तो दो लोग मुंबई के किसी प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म स्टेशन पे, हाँ दो लोगों को लगा कि ये दिनेश बावरा हैं। हाँ तो दूसरा आपस में बात कर रहा है, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो कह रहा है नहीं नहीं चेहरा तो मिलता है। चेहरा बहुत लोगों का मिलता है ना, ये तो कोई फटीचर है ना। ये अभी हाल की बात है। अच्छा। मेरा एक दोस्त है रोहित शर्मा, हाँ। मैं उसके घर पे गया किन्हीं कारणों से, और अमूमन मैं सामान्य सा कपड़ा पहना हुआ एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ने के लिए हाँ। खड़ा था। दो शख्सों ने, एक शख्स मुझे पहचान लिया, और वो मेरा जो होलिया था वो देखा जाए फिर अपने आप से बात करे कि नहीं नहीं प्लेटफॉर्म स्टेशन पे। एक हमारे यहाँ भ्रांति क्या है मालूम है शीश भैया, अगर आदमी प्रसिद्ध है तो आदमी अमीर है। ये कैसे पॉसिबल है यार? प्रसिद्ध होना अलग टॉपिक है, अमीर होना अलग टॉपिक है। अब ये प्रसिद्धि समझते हैं कुछ। ये भी तो है ना। अब मैं प्रसिद्ध हूँ तो मैं उद्योगपति हूँ या मैं मिलेनियर हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं ना। हो सकता है मेरी प्रसिद्धि से मेरी इनकम का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं खड़ा, वो अपनी जद्दोजहद में बात कर रहा है कि ये यार लगता तो ऐसा ही है, कद भी वैसा ही है, काठी भी वैसी भी है। करीब आके मेरी आवाज़ भी, कभी कभी फ़ोन आ रहा तो सुनने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरे ये कभी है रे कुमार विश्वास के मंच पे होता है, दहाड़ता है बाबू। वैसा दिखेगा फटीचर आदमी को। अब हमने कहा फटीचर को कभी दिनेश बावरा कह रहे हो तुम? हमने श्री भैया को बताया कि, तो हमने कहा कि, अब हमने कहा कि जब इसकी छवि इसके दिमाग में बन गई है तो इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। और इतनी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई तो हम चढ़ गए, लेकिन हम हंसे बहुत इस बात। मैंने आपने वो भ्रम तोड़ा नहीं उसका? नहीं, अरे बड़ी सुंदर बात। भैया आपने निश्चल भैया का नाम ही लिया। हाँ। हमारे सीनियर है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दिनों में हम लोगों ने एक साहित्य का एक बहुत संजोग बन पड़ा था, नौतपल साहित्य मंच। आप जानते हैं उसको? जानता हूँ। निश्चल भैया बहुत आत्मिक हैं आपके भी और मेरे भी अग्रज हैं, बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, और मतलब सैकड़ों में, लाखों में एक व्यक्ति हैं वो। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात आपके बारे में साझा की मुझसे, और ये मैं साझा करना चाहता हूँ आज इस प्लेटफॉर्म पे, बदरस के प्लेटफॉर्म पे, कि जो नूर आपकी आत्मा में राहत इंदौरी साहब ने निरखा था ना, वो वही चीज़ निश्चल भैया वहाँ से बता रहे थे। और छोटा सा वाक्य क्या बताया उन्होंने, कि जैसे आपने कहा कि जो प्रसिद्ध है वही अमीर हो, जरूरी तो नहीं है, लेकिन जब अपने गांव समाज से कोई आगे बढ़ता है, चमकता है, तो उसके चमकने में आदमी अपनी भी चमक ढूंढ रहा होता है। तो ये हुआ कि कवि सम्मेलन करेंगे गोरखपुर के आसपास, और भैया को बुलाएंगे तभी रौनक बनेगी सारी चीज़ें। तो ये हुआ कि भैया को बुलाएंगे तो कुछ अर्थ वर्थ का भी मामला बनेगा। तो वो बड़े संकोच में था, और शायद भैया से उन्होंने बात की होगी तो उन्होंने आपसे कहा होगा। और भैया के आपके जैसे संबंध हैं, हर तरह के संबंध हैं, मतलब लिखना पढ़ना सारी चीज़ें। आपने उनको एक लाइन में बड़ी प्यारी बात बोली थी, और वो लाइन इतनी अच्छी थी कि मेरे मन मस्तिष्क में गूंजती रहती है। और आपने सीधे कहा, क्या बात कर रहे हैं, जो मेरा अर्थ ठीक करता है मैं उससे अर्थ की बात करूंगा, कभी नहीं यार। और ये शब्द, ये वाक्य आपके मन में आने, ये आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो भैया ये मतलब आपको मैं बताऊं, आज भी मेरा गांव मुझे याद करता है। मेरे गांव में एक सरयू महोत्सव होता हुआ करता था, जो माननीय बहुत कर्मठ राजेश त्रिपाठी, जो अभी विधायक हैं, वो कराते थे। तो मैं जब दीवालों पर सरयू महोत्सव देखता था और जीप पर से जाता था गांव, तो सरयू महोत्सव की दीवालों पर लिखा हुआ मेरे मन में आता था कि इसमें मैं कब बुलाया जाऊंगा, मेरा नंबर कब आएगा, मतलब अपने गांव में मैं कब बुलाया जाऊंगा। और मैं तड़पता था भैया इस काम के लिए। आज भी मेरे गांव से अगर कोई फोन आता, आज भी इस कंडीशन में भी, तो मैं कहता हूं कि आपको मुझे पैसा नहीं देने की जरूरत है। अरे आप कर रहे हो जो क्षेत्र, जो पट्टी, कोई कला बुरी नहीं होती, लेकिन ये माना जाएगा जिस कला का मैं हूं वो कला मेरे लिए तो अच्छी है ना। तो मैं चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र उस कला के उसमें आए, दायरे में आए। हमारा पट्टी दूर दूर तक कवि सम्मेलन नहीं होता था। जहां फिराक पैदा हुआ वहां मुशायरा और कवि सम्मेलन नहीं होता। सोचिए सोचिए कितनी बड़ी बात। हमारे क्षेत्र में प्रवीण तिवारी जी ने, सरयू साहित्य मंच ने, अभी प्रणव द्विवेदी करके एक लड़का आया, उन लोगों ने हमारे क्षेत्र में इस समय, जानते कवि सम्मेलन कितने हो रहे हैं? 9 कवि सम्मेलन। तो आप सोचिए, हमारा गुरु क्या कहते थे, आलोक भट्टाचार्य, जितनी देर आप किसी भी कला में लिप्त हो उतनी देर आप 100% आदमी हो।
उतनी देर ना काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है। तो बोले वो कला कैसी भी हो, अगर लिप्त हो करने में तो कला भले कविता खराब हो रही है, लेकिन तुम आदमी सच्चा है उतना वक्त, बिल्कुल ठीक बात, उतनी देर बिल्कुल तक ठीक बात। आप सच्चे हैं। मैं कहता हूं आप इंटरव्यू की तरह इस दरमियान हमारे बेंच में कोई चीज आ रही है, बीवी, प्रेमिका, कविता, खाना, कुछ आ रहा है, इतनी देर हम सच्चे हैं। इंटरव्यू मैं कैसा दे रहा हूं, आप कैसा ले रहे हैं, इंटरव्यू क्या है, बातचीत कैसे हो रही है, अदर पार्ट, इतनी देर हम 100% है, क्योंकि आपका काम आप कर रहे हो, मेरा काम मैं कर रहा हूं, हम दोनों का पसंदीदा हम काम कर रहे हैं, इसलिए 100% हम लोग शुद्ध हैं इस वक्त, यही काफी है। बिल्कुल। तो मेरा गांव, मेरी कमजोरी मेरा गांव है, याद रखना। मेरे गांव के नाम पर मुझे कोई भी लूट सकता है। हाँ, ये वाली बात है, इसका ध्यान रखेंगे भैया। आपकी जो दृष्टि है, मुझे निश्चल भैया नहीं बताया कि आप जब उन पत्तों को देखते हैं जो सीख से जुड़ के पत्तल बन जाते हैं, हाँ। तो आपको बड़े मोहते हैं वो। अब इस देश में जात पात धर्म इतनी ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, और कैसे एक सीख जो है पत्तों को बांधता है और वो पत्ता फिर खाने लायक हो जाता है, उस पर हम खाना खा सकते हैं। मेरे गांव में आज भी ये छुआछूत वाला और ऊंच नीच वाला भाव है, और आपके गांव में भी होगा, सबके गांव में है, इसमें कोई मुझे गुरेज नहीं है। मैंने कुछ कम करने का प्रयास किया है। जैसे मेरे यहाँ एक निवास करके शख्स थे जो नगाड़ा बजाते थे। हमारे यहाँ घर जो है उसके सामने काली का चौरा है। तो जब समय जो होलिका जलने के बाद पूरे गांव के बुजुर्ग झाल बैठ करके बैठते थे, वो नगाड़ा बजता था, और नगाड़ा की लयकारी इतनी कमाल की बजाते थे। तो जब हम बड़े हुए तो एक दिन हमें एक सरकारी गाड़ी में, जिसके अंदर वो हॉर्न लगा होता है, सायरन लगा होता है, उससे हम एक आदि डीएम ने मुझे गांव भेजा। अच्छा। उसके महोत्सव में थे। तो वो रात का समय था, तो उसकी निवास की साइकिल सामने आ गई। गांव की सकरी रास्ता थी, तो निवास उस सड़क से नीचे खेत में उतर गए साइकिल लेकर के। हमने देखा कि हमने कहा कि इस आदमी ने मेरे बचपन को नगाड़े का स्वर दिया है, और ये आदमी एक सायरन से डर रहा है कि कोनो बड़का साहब जात बाटा। अगा हमने गाड़ी रोकी, कांच खोचा, ए अंकल निवास चाचा ऊपर आ जा। और वो उसका हाथ कांप रहा है कि अरे बाप रे, कौन अधिकारी बुलावत बाप, कुछ गड़बड़ हो गई। हमें लगा उसके अंदर एक डर का भाव है। वसीम बरेलवी का एक शेर है, इससे रिलेट करिएगा। मेरे कार से गांव की एक बुढ़िया टकराई और बोली, तुम्हारा दोष नहीं है भैया, हमी को दिक्कत ना आई। अरे गांव हमेशा क्षमा, गांव हमेशा, गांव का भोलापन जो है ना, ऐसा नहीं कि गांव में चतुराइयां नहीं है, बुराइयां नहीं है, लेकिन कहीं कहीं वो भोलापन भी है। निवास को हमने बुलाया, हमने कहा चाचा हम फलाने के घर का ही, और आप नगारा बजाओ, तो आज हम सुने ली। अरे बापू भैया पालगी, चाचा पालगी, जबकि उनकी उम्र हो गई 75 के पार, और वो एक 35 साल या 40 साल के लड़के को पैलगी कर रहा है, जबकि अनुचित है मेरे हिसाब से। मैं उससे कला में भी आगे नहीं हूँ। जब वो नगाड़ा बजाता था भाई साहब, वो जो तन्मयता है, अरे भाई, और उसके अंदर मुंह में पान की गिलोरी, उसका भगवान ने जैसे गढ़ा हो उसको नगाड़ा बजाने के लिए, एक पगड़ एक अंगूछे को मंगाड़ करके एक बना हुआ। तो मैं अपने गांव के बुजुर्ग जो हमारे यहाँ कुहार हैं, मैंने डीएम से अपने कुहार का सम्मान करवाया। मेरे पिताजी की शादी का डोली उठाया उसने, चाचा ने हमारे। अब हमने कहा कि आप हो, यही मेरी पूंजी है, आप कुछ करो ना करो। तो मेरे गांव, आपको एक उदाहरण दें जी, मेरे घर में गांव में एक कुहार का घर है जो परई बनाते हैं या कुल्हड़ बनाते हैं। आप देखिए मनोविज्ञान, एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। गांव का हर बड़ महीने के घर पे, गांव में शादी तो एक नहीं होती होगी, 15 होती होगी। एक आदमी अपने दंभ में जाता है और बोलता है 24 तारीख घरे बियाह बा, बोल दिया। अब उस औरत ने, जिसने बोला, उसका चेहरा देखा नहीं, नाम बताया नहीं, लेकिन उसके मेमोरी में आ गया कि बाबा के घर पे 24। फिर तीसरा आदमी दूसरे दिन बाद गुजरा, 24 गांव 15 के बियाह बा, कौन है पता नहीं, लेकिन उस कुहार के दिमाग में वो सब शादियां छप गईं, और बिना रिमाइंडर भेजे वो अपनी एक खचोली में परई मंगल कामना करने वाली जो कलश है सब लेकर के पहुंच जाती है। बताइए, इस दृष्टि से जिस दिन गांव को देखने लगेगा, उसके पास न पढ़ाई है, न लिखाई है, न वो सट्टा लिख रही है कि 5 परई लगी बाबा हाई भेज लो, नहीं लिख रही ना। लेकिन उस कुम्हार की इज्जत जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। तब दिनेश बावरा जैसे कलाकार को तकलीफ होती है। इसलिए उन लोगों को बुला करके उनका मेहनताना उनसे ज्यादा देने का प्रयास होता है। और मेरी कविता भी यही लोग हैं, बहुत बड़े। मेरे अंदर संवेदना है, यही कविता है मेरी।
अच्छा, भाभी जी हमको बताई हैं कि आपके घर पे कोई खास आदमी जब पहुंचते हैं ना, कुछ लोग, तो आटा गूंथने का काम आप करते हैं। मैंने अपनी पत्नी की एक आदत खराब की, यही वाली, कि अब वो कहती है कि तू ही गूंथ इधर। तीसरा सच्चाई है भैया कि आटा गूंथते हैं आप। भाई एक बात बता दो, दो मेरे शौक हैं बड़े। एक शौक मेरा है कि सब्जी खरीदने का, और सब्जी खरीदने के पीछे भी एक कारण है। हाँ। मेरे एक गुरु थे सत्येंद्र और आज भी हैं, वो कहते थे कि जब तुम सब्जी, जितने परिश्रमिक आदमी, मेहनती आदमी के संपर्क में आओगे और वो तुम्हें जानेगा नहीं, तो अब वो जो आदमी है ना, वो आपको आपकी औकात बताएगा जब आप उसकी कीमत कम लगाओगे। तो वो बताएगा, जैसे वो बोलेगा पैदा करोगे तो पता चलेगा आपको, तो क्योंकि उसने उस सब्जी को पैदा किया है, जिया है उसने, तो पूरे process जिया है, तो अब आप अंदाजा लग जाएगा। आप हाँ, बाजार बनिया से खरीदोगे तो अंदाजा नहीं लगेगा, लेकिन अगर पैदा करने वाले से खरीदोगे तो उसका एक स्वाभिमान होता है कि मैंने पैदा किया है, भले बाजार में लेके आया हूं तो क्या। तो मुझे सब्जी खरीदना मेरा सबसे बड़ा शौक है। और ये आटा गूंथना जो है, मेरे बाबूजी जब जाते थे नौकरी पे, तो मेरी माँ जो थी कभी बीमार होती थी, तो बाबूजी कहते थे जब तक हम नहा थे तब तक कि वो आटा गूंथ दे, हम आके रोटियां बना लेती। तो ये हुआ कि कौन गूंथेगा, तो ये हुआ कि हमने कहा हम गूंथ दिया करेंगे। तो एक दो बार गीला हुआ, कुछ हुआ, लेकिन हम डांट नहीं खाए। लेकिन उस आटा गूंथने में मुझे वो मजा आने लगा कि अमूमन मैं आटा मांग करके गूंथ लेता था। अरे हाँ, तो अब जब घर आया तो कभी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, कभी कोई बात हो गई, तो अल्लाह, हम तो कुछ और ना कही पाए, तरकारी काट देते हैं और आटा गूंथ देते हैं, तो आटा गूंथने लगे। अब हम आटा गूंथे तो रोटियां नरम बनने लगी। तो जैसे कोई मेहमान आए तो आटा आज आप गूंथ देते तो मेहमानों को अच्छा लग जाता। अब वो क्या हो गया कि उसमें आ गया कि चलो एक काम तो अच्छा करते हैं। अब हमारे बच्चे भी ताना मारते, चलो पापा एक काम तो अच्छा कर ही लेते हो, आटा। तो मतलब बतरस की टीम अगर गांव पहुंचे या मुंबई पहुंचे तो आटा, हाँ, आटा हमारे हाथ का गूंथा हुआ मिलेगा। अच्छा, और ये भी पता चला कि भैया जो आपका आतिथ्य है ना, वो भी बड़ा खास है। किसी के अंदर कोई चीज आती नहीं भैया, इन बिल्ट होती है। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी प्रवचनकर्ता कह लें, मोटिवेशनल कर दें, इस गुरु कह लें, या शिवानी मैड करके हैं, बीके शिवानी जिनका नाम है, उनका एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था और मुझे बहुत प्रभावित किया, और उस पॉडकास्ट ने मेरे आतिथ्य को सुधारा भी। अच्छा। हाँ, पहले मेरे घर पे अगर श्री भैया आ गए तो मैं ये नहीं पूछता था कि आपकी पसंद क्या है, हम अपनी पसंद ठोके जाते थे। ले खीर, ये पूड़ी, ये सलाद, ये मिठाई, ये भैया को पसंद है नहीं पसंद है, नन ऑफ मैटर, वो कोई माने नहीं रखता। बीके शिवानी ने कहा कि भाई आप के घर कोई आया और आप पलक पावने बिछा दिए, ठीक है, और फिर 15 दिन बाद आप उसके घर पे गए और वो सोफे पे पानी तक नहीं पूछा आपको, आपको लगा यार मेरे घर आया था तो मैंने तो पलक पावने बिछा दिए थे, ये क्या कर रहा है। शिवानी मैडम ने कहा कि गलती उसकी नहीं है, ये जो काम आप करते हो अपने सुख के लिए करते हो। वो कहाँ कह रहा कि तुम मेरे लिए बिछ जाओ, उसका किसी के आतिथ्य में बिछना नहीं बिछना है। अरे हमने कहा, अब बोले अब अच्छा, उसी में उन्होंने एक लाइन जोड़ी, अब उसको रोटी पसंद है, अब तुमको पूड़ी, अब तुम्हारे घर वो आया, तुम पलक पावने बिछाए और फिर पूड़ी छाने और उसके सामने रखे, तो कौन से मन से खाएगा बताओ। हमने अपने आतिथ्य में एक सुधार लिया कि अब हम अपने श्री पाठक जी के आने पर पूछते हैं कि भैया तीखा पसंद है, मीठा पसंद है, सलीके से। कभी आदमी है तो अच्छा खीर चावल वाली कि सेवैयां वाली, तो हम उसकी मन का खाना बनवाते हैं। लेकिन मेरे अंदर अगर मेरे घर पे कोई आता है तो मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार खुश होता है। मैं चाहता हूं कि वो क्या कर दूं। एक नाम और लेना चाहूंगा इसमें, हरिओम पवार वीर रस के कवि हैं, लेकिन आप अगर उनके घर चले जाएं तो आपका चप्पल उठा करके लेके आएंगे, इतना बड़ा आतिथ्य है उनका हम कवियों में। तो आतिथ्य मेरे ईश्वर ने मुझे दिया है। ये मैं करने की कोशिश करता हूं। आपके पिताजी से भी आया, बाबूजी से भी आया मेरे अंदर। बाबूजी मेरे बहुत ज्यादा सेवा भावी आदमी थे, मैं क्या ही पाऊंगा उनके लिए, बहुत ज्यादा। तो जैसे बुआ लोग, मौसी लोग होती थी कि क्या पाए, क्या दे दें, क्या खिला दें। हाँ, वाला मतलब मैं बिछ जाता हूँ, मतलब ये और ये बाबूजी से ही मेरे अंदर आया हुआ है। भैया थोड़ा गोरखपुर के बारे में बात हो। हाँ। गोरखपुर जो शहर है, बाबा गोरखनाथ, खिचड़ी का मेला, बगल में मगहर, संत कबीर नगर, फिर गीता प्रेस, टेराकोटा, अभी योगी जी माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। गोरखपुर
मतलब आपके लिए शहर कैसा है भैया? गोरखपुर का जो हिस्सा है एज अ टैलेंट जिसको कहेंगे या विभूतियां कहेंगे, वो तो हमेशा रहेगी। उससे जिसको सीखना वो सीखे, न सीखे। यूनिवर्सिटी से किसको सीखना वो सीखे, जिसको छात्र नेता बनना वो छात्र नेता बने। जी। मुझे गोरखपुर से एक शिकायत भी रहती है, और गोरखपुर से मैं फिराक गोरखपुरी जैसी शख्सियत जिसको दुनिया कहती है कि इंग्लिश का इतना बड़ा प्रोफेसर ही नहीं हुआ, उस आदमी के नाम पर गोरखपुर पुतला बनाने के अलावा और क्या बनाया है मैं जानना चाहता हूँ। कुछ नहीं है ना। फिराक गोरखपुर के हैं, मेरे गांव के बगल के हैं, उनके नाम का लाभ लेने के अलावा हमने कुछ किया ही नहीं मित्र। ये मेरी तकलीफ है। हमारे यहाँ कलम जो है उसकी इज्जत कम है, दबंगई की इज्जत ज्यादा है। ये दूसरी तकलीफ है मेरी। हमारे यहाँ अगर आदमी रिवॉल्वर खरीद ले तो यहाँ चाय पिए खातिर 5 जने चल जाइए, लेकिन कहूँ 10वीं पास हो जा तो उसके यहाँ आदमी बधाई देने भी नहीं जाता। भाई ये तकलीफ है मेरी गोरखपुर को। बारात जो है, बारात में कर्जा लेकर के खिलाने की जो प्रवृत्ति है, दिखाने की जो प्रवृत्ति है, वो मेरे पूर्वांचल की मेरी तकलीफ है कि मेरा पूर्वांचल इतना दिखाएगा, इस लेवल का दिखाएगा। अब तो सरकार ने ला दिया, नहीं तो भाई साहब बंदूक की नालियां डिसाइड करती थी कि किसकी बारात कितनी मजबूत आई है। तो जो साहित्य हमारे ही यहाँ के लिखा ना, भोजपुरी में उनका नाम था कौन, खोतवा में, हाँ, मोहम्मद खली। अब बताइए जुगानी भैया, बताइए कैसे कैसे लोग दिए गोरखपुर ने। गोरखपुर में जब बाहुबलियों की चर्चा ऊपर हो और साहित्यकारों की चर्चा नीचे हो तो किसी भी पढ़े लिखे को तकलीफ होना जायज है। मैं चाहता हूं मेरे गोरखपुर में गोरखपुर फिराक के लिए याद किया जाए, गोरखपुर करपत्री महाराज के लिए याद किया जाए, गोरखपुर जुगानी जी के लिए। बताइए ना, जुगानी जी के नाम पे कितना अवार्ड है गोरखपुर। श्री पाठक आ रहे हैं गोरखपुर से, तो दिनेश बावरा ने कहा कि हम देंगे चाहे कितने भी थके हों। क्यों? क्योंकि आप गोरखपुर में जो आज ये पॉडकास्ट जाएगा तो गोरखपुर के, क्यों अब मैं कहूँगा मेरा गोरखपुर बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है क्योंकि मैं वहां से पैदा हुआ हूँ। और खराब ये है कि मेरी शादी में ये मांगा गया कि राजदूत मिली तभी बिया हुई। इस दृष्टि से खरा है। छुआछूत क्या है यार? हमारे यहाँ हरिजन आदमी आएगा तो क्या वो नीचे बैठेगा? क्यों बैठेगा भाई? क्यों बैठेगा? तो ये सारी चीजें मुझे आज भी, अच्छा मैं मेरे चाचा को डांटता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ ना अपने क्षेत्र को ना। बट अभी जो पीढ़ी आई भैया उसमें उम्मीदें हैं। नहीं, उसकी उम्मीद तब है भैया क्योंकि मैंने आकलन किया। वातावरण बहुत कुछ निर्धारित करता है। हमारे यहाँ आज भी शिक्षा को लेके वो जागरूकता नहीं है जो जागरूकता चाहिए, होनी चाहिए। हमारे यहाँ आज भी अगर कोई राजनीतिक पार्टी एक पार्टी कर दे तो सारे लोग गमछा लपेट के एक नया कुर्ता सिया के चल जाएंगे उनके साथ। हम कह ले कि बिल्कुल जायज चाहिए, राजनीति हमारा करना धर्म है, लेकिन उसके अलावा जिस उम्र में आप हैं, आप जिन जवाबदारियों के हैं, आपका समाज जो है ना, जब एक IAS निकलेगा, एक IPS निकलेगा और वो एक फोन करेगा ना किसी गोरखपुर के DM को कि हम इस गांव से भैया देख ले, तो आपको बताऊं कि वो गांव एक चुनावी उसके अंदर 5 साल के अंदर वो गांव ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई दबंग फोन करेगा ना, भाई नाली नहीं बनी है, तो वो 10 उलाहना देकर के आपका काम नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि मेरा क्षेत्र, मेरा गोरखपुर दबंगों के लिए नहीं, साहित्यकारों के लिए जाना जाए, कबीर के लिए जाना जाए। कबीर देखिए ना, कबीर जो हैं मेरे से ज्यादा आप जानते हैं उनके बारे में, बराबर है ना। लेकिन मुझे बताइए कबीर का लाभ लेने वाले, कबीर के लेखनी का लाभ लेने वाले कितने लोग हैं? यही स्थिति, मैं संत कबीर नगर का हूँ, यही स्थिति है वहाँ भी। हमने हमारा एक बनाया हुआ जोग है, बोले गांधी जी का चौक है, गांधी चौक, क्योंकि गांधी को आज की परिस्थिति में सिर्फ चौकना है। चौक से कुछ काम नहीं करता भैया। कुछ संस्मरण जानना भैया, हाँ। जैसे आपके समकालीन जो कवि हैं, जैसे आपने हरिओम पवार जी का जिक्र किया है, कुमार विश्वास जी हैं, संपत सरल हैं, सुरेंद्र शर्मा हैं, और भी 1-2 कुछ रुचिकर संस्मरण जो बतरस के लोग सुने। एक संस्मरण सुनाऊं मैं, बहुत पुराना संस्मरण है, 2 संस्मरण सुनाना चाहूंगा। सन 72 की लड़ाई थी, लाल किले का कवि सम्मेलन, उस जमाने का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन और सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता था।
तो लाल किले कवि सम्मेलन की यह हालत थी कि बाल कवि बैरागी को पहले दिखाना होता था कि वो हैं, जनता पहले उनको दिखना चाहती थी। अच्छा। ये स्टारडम था उनका। और उसके बाद वो कवि सम्मेलन शुरू होने देती थी। लड़ाई में चाइना के साथ जब हमारी लड़ाई 62 की बात होगी, उसमें बाल कवि बैरागी आए और पहले उन्होंने कविता सुनाई चाइना के खिलाफ जम करके, और उसके बाद कहा कि अब मेरे कविता का मुआवजा सरकार नहीं देगी, मेरे सैनिकों के लिए मैं उतर रहा हूं मंच के नीचे अपने कुर्ता का लांग पकड़ करके, और आपके पास जो हो सके वो दीजिए। वो तो पैसे के उद्देश्य से उतरे थे कि 10, 20, 5 आएगा। किसी ने झुमका दिया, किसी ने चैन दिया। पूरे कवि सम्मेलन में 1 घंटा घूम करके उन्होंने इकट्ठा करके सैनिकों को दान कर दिया। एक संस्मरण ये था कि हर जगह राजनीति है, हर जगह मतभेद है, हर जगह वैचारिक की मतभेद है। एक कवि होते थे जिनका नाम था निर्भय हाथरसी। तो कुछ कवियों ने जिनको लगता था कि हम लोग बहुत शलील हैं और ऐसे हैं, उन लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम उनके साथ मंच नहीं शेयर करेंगे। उस समय के वो स्टार थे। आयोजक सबसे पहले किसको बुक करेगा, तो वो पोस्टकार्ड लिख करके निर्भय बाबा को बुक कर दिया। निर्भय बाबा के पास सबसे पहले पोस्टकार्ड पहुंचा, पैसा तय हो गया, उधर से स्वीकृति आ गई, बात हो गई। इन सब कवियों को भी पोस्टकार्ड चला गया, लेकिन ये लोग बताने में देरी कर गए। लेकिन कुछ लोगों का आया कि हम इनके साथ मंच नहीं शेयर करते। तो अब तो बात आई गई होगी, कवि सम्मेलन का तारीख आ गई, सारे लोग पहुंच गए। सब कवियों ने कहा कि तो निर्भय बाबा पढ़ेंगे कि तो हम लोग पढ़ेंगे। तो अकेले से कवि सम्मेलन तो चलेगा नहीं। उस जमाने में तो 9 बजे शुरू करके सवेरे 6 बजे कहता था। तो आयोजक निर्भय बाबा के पास गया और कहा कि बाबा आप कविता आज नहीं पढ़ सकते क्योंकि सारे कवियों ने आपके साथ पढ़ने से मना कर दिया है। तो बाबा ने कहा कि तू मेरा पैसा दे दे, नहीं पढ़ेंगे। बाबा ये पैसा पकड़ो। कवि सम्मेलन का पैसा दे दिया। बाबा फक्कड़ी आदमी, बाबा बैठे रहे। जब कवि सम्मेलन शुरू हो चुका तो बाबा बीच कवि सम्मेलन के भीड़ के बीच से आए और सामने आके बैठ गए। जमीन पर उस समय कुर्सियां होती नहीं थी। अब निर्भय हाथरसी, जैसे आज कुमार विश्वास की लोकप्रियता है, सुरेंद्र शर्मा जी की लोकप्रियता, वैसे निर्भय हाथरसी की वो लोकप्रियता थी। लोग टक्टर टाली डल्लप में भर के आते थे सुनने के लिए। तो अब आ गए तो सब कवियों ने, अब हंगामा मच गया। जनता बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ। अब मंच क्या करे? तो मंच के लोगों ने कहा कि अब भाई अब तो जनता जनार्दन है। तो आयोजक गया बाबा के पास, बोले कि बाबा चलिए। भैया पैसा? बोले वो तो ले लिया। बोले वो तो नहीं पढ़ने का था। वाजिब बात है। हाँ, बोले वो तो नहीं पढ़ने का दिया, आपने दिया है, अब तो पढ़ने का देना पड़ेगा ना। एक ही कवि सम्मेलन की 2 पेमेंट लेने वाला शख्स का नाम होता है निर्भय हाथरसी। तो बहुत सारे सुरेंद्र शर्मा जी एक ऐसे शख्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, अब तो अमूमन सब लोग करते हैं, लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी आज भी जितनी मदद वो करते हैं सामान्य जन की, शायद ही कोई करता हो। मैं वो अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब जितना वो करते हैं जिस तरीके के। भैया कुछ रैपिड फायर बनाया। हाँ, बिंदास पूछिए, कोई सच नहीं। अब इसमें क्या है कि 1 शब्द या 2 शब्द मैं बोलूंगा। हाँ ना मैं कर दूंगा। हाँ, कोई टेंशन नहीं, जो भी आपके मन में आ जाए। तो सबसे पहला शब्द है गर्लफ्रेंड। रही है, बिल्कुल। शादी? उससे नहीं हुई, शादी के बाद की गर्लफ्रेंड थी वो। पैसा या ताली? ताली। क्या बात। कवि सम्मेलन या नेटफ्लिक्स का शो? 100% कवि सम्मेलन। अरे अरविंद केजरीवाल? एक नाम, राजनीति से मेरा लेना देना, लेकिन राजनीति से मेरा लेना देना है भी, मैं उनके पर व्यंग करता हूँ अच्छे कामों पे, बस मेरा चेहरा उनसे मिलता जुलता है। इसका आपको लाभ भी मिलता है कुछ? 100% मुझे लाभ मिले ना मिले, लेकिन जनता को जरूर मिलता है। अवार्ड या वायरल वीडियो? लोगों का प्यार, वायरल वीडियो, नो अवार्ड। सच्चाई या चुटकुला? 100% तो नहीं कहूँगा, इसमें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लतीफ़े में सच्चाई। थोड़ा मिलावट हुआ भैया। इसमें एक और है भैया, कुछ कन्फेशन है, जैसे आपको 1-2 शब्द में या 1 लाइन में कहना हो। हाँ, मैं शब्द लूंगा, बोलिए ना, और आप कन्फेशन करिए। बोलिए ना। वाइफ? मेरे जीवन में सांस से
काफ़ी करीब। अगर मैं सांस लेता हूँ तो मेरी पत्नी की वजह से, इतना जान लीजिए। बच्चे? दुनिया को सबको ऐसे ही बच्चे मिले। रिश्तेदार? सबको मदद कर पाऊँ और सबको मदद कर पाएँ, ऐसे रिश्तेदार मेरे हैं और होने भी चाहिए। ऑडियंस? भगवान। ऑडियंस, दुनिया में जिसके पास परिवार और ऑडियंस है, जनता है, वो दुनिया का आज की तारीख में सबसे सुखी आदमी है। कुछ कन्फेशन मांगा है मैंने? रैपिड फायर नहीं है ये। रिश्तेदार, देखिए क्या है कि मैं भला बुरा किसी को कहना उचित नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, जब हमारा संघर्ष का समय होता है तो सब लोग मजाक का पाते हैं। हमारी भाभी हुआ करती थी, हमारा एक बड़े छोटे से अखबार में नाम आया एक बार, तो मैं उचक करके गया, खुशी के मारे गया कि भाभी हमारा नाम आया है। तो भाभी बोली, टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं आया ना? ओह। तो आप हमको कलेजे में लगे। 5 साल के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरा इंटरव्यू किया। तो मैंने कहा, भाभी तुम्हारे जीवा पे तो सरस्वती विराजती है, और तुमने कहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं आए, लो टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया। तो बुरे समय के साथी जो लोग होते हैं वो ईश्वर होता है या बहुत चंद लोग होते हैं जिसको ईश्वर चुनता है। हाँ, ये बात पक्की है। तो कन्फेशन में अगला जो टॉपिक है, प्रेमिकाओं के लिए। मैं सौंदर्य प्रेमी आदमी हूँ, लेकिन पवित्रता के साथ। उसमें मेरे भाव कभी भी वासना की तरफ नहीं बढ़ते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कोई खूबसूरत चेहरा मुझे थोड़ी देर के लिए बेचैन करता है, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं उसमें समय बिताने के इतर कुछ और नहीं देखता हूँ। ये संस्कार का, हाँ एक बात, अगर ये कोई बोलेगा कि नहीं कोई खूबसूरत पसंद नहीं आता, कोई खूबसूरत देखना अच्छा नहीं लगता, अगर वो कलाकार है तो वो झूठ बोल रहा है, ये बात जान लीजिए। कोई दुनिया, ऋषि मुनि जब वो हो जाते थे, तो एक कवि कलाकार के लिए अगर भीड़ में भी कविता सुना रहा हूँ और एक खूबसूरत चेहरा है जो मेरी आंखों को खूबसूरत लग रहा है, तो फिर वो खूबसूरत है मेरे लिए। कुछ देर वो मुझे जरूर बेचैन करके रखता है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ समय उसके साथ बिताया जाए, कॉफ़ी पी जाए, चाय पी जाए और बात की जाए। ऐसा कई बार होता है मेरे साथ। सौंदर्य अपील तो करता है। हाँ, 100% मैं कहता हूँ ना, लेकिन उस सौंदर्य को आप इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने के दृष्टि से देखें, वो गलत है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर काम भाव नहीं आते हैं, लेकिन मैं विवेक से अपने शिक्षा का करते, शिक्षा आपको विवेक देती कि तेरे अंदर काम वासना आना ये प्राकृतिक है, उसको कहाँ लागू करना है ये तेरा विवेक बताता है। तो जो मैंने पढ़ाई की है, जो मेरे पारिवारिक संस्कार हैं, वो मुझे इस विवेक पर ले जाके कंट्रोल करते हैं। विवेक एक हमारे यहाँ का पगहा है जो खींच करके पीछे करता है कि नहीं गलत होने जा रहा है। तो ये राउंड तो खत्म हो गया। मैं जेएनयू में रहा तो ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे कल्चरल नाइट होती थी, तो मैंने एंकरिंग की। कुमार विश्वास मुख्य अतिथि थे, और उनका तो जो कार्यक्रम था वो था ही, संचालन मैं कर रहा था। और जो हमारे हॉस्टल में कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उनका जो अवार्ड फंक्शन भी था वो भी हम, तो उसमें जो बैडमिंटन का गेम था वो जो है हॉस्टल के पीछे उसका कोर्ट बना हुआ, तो चुटकी लेने के लिए मैंने उनसे कहा कि ये वाला जो गेम था वो हॉस्टल के पिछवाड़े हुआ। तो जब कुमार विश्वास जी दोबारा मंच पे चढ़े तो कहते हैं, जेएनयू की प्रतिभा को नमन है। उनका अंदाज आप जानते हैं, दुनिया के हर हॉस्टल के पिछवाड़े कुछ गेम होते हैं, लेकिन ये जेएनयू की प्रतिभा है कि सरेआम पिछवाड़े के किए गए कंपटीशन के अवार्ड फंक्शन में मुझे देखिए, कुमार भाई की तीसरी पीढ़ी है जो प्रोफेसर, उनके पिताजी खुद बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। कुमार भैया ने कवि सम्मेलन को गद्दे से उठा करके सोफे, ट्रेन से उठा करके चार्टर्ड, और कवि सम्मेलन में उन्होंने जो मानदेय ले आए करके, जो पेमेंट चार्ज करते हैं, जो सुविधा लेते हैं, वो कम से कम हमारी पीढ़ी, जो हम लोग जिस पीढ़ी में हैं, ये हमारे लिए गोल्डन पीरियड जिसको कहा जाता है, सुनहरा वक्त है ये हमारे लिए, कि हमारे सदी में सुरेंद्र शर्मा जी जैसे, नीरज जी जैसे, बाल कवि बैरागी जी जैसे लोग रहे। बाल कवि बैरागी, नीरज जी ने कवि सम्मेलन पैदा किए, और कुमार विश्वास ने उस ग्लैमर से कवि सम्मेलन को ग्लैमर पैदा किया। कुमार विश्वास की स्मृति, कुमार विश्वास का बोलना, कुमार विश्वास का संघर्ष अटूट है भाई।
मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनके परिचित हूँ, लेकिन मैं उनको नहीं, बहुत सच है। करीब से जानता हूँ। जैसे आपने बिल्कुल कुमार ठीक कहा, कुमार विश्वास जी ने- मतलब दूसरा कुमार विश्वास होना आज की तारीख में मंची लेवल पे बहुत कठिन बात है। तो कुमार विश्वास जी ने जो वैभव दिया हाँ, वो बहुत, वैभव जो दिया है। मतलब अगर आपके पुराने शब्दों को मैं याद कर लूँ तो प्रसिद्ध आदमी तो था, लेकिन थोड़ी बहुत जो उसमें वैभव की कमी थी वो जो कुमार विश्वास, मैं उनके साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने बसों में भी सफ़र किया है और चार्टर्ड में भी सफ़र किया है। मतलब कुमार विश्वास जब बोलते थे तो मुझे भरोसा नहीं होता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन परिस्थिति जन मामला होते गया, करते गए और भाई देखिए, पढ़ाकू हैं, मेमोरी है, रोज रात को उनका पढ़ने, मतलब खुराक है पढ़ने। और तो वो अच्छा, मुझे वो जो प्रेम करते हैं, मुझे मतलब मेरी माँ के जो देहांत हुआ तो मेरे गांव आए, 8 घंटा बाय रोड ट्रेवल करके दुरूह जहाँ सिंगल सकरी रोड जाती है वहाँ वो आए। तो उनका ये पक्ष भी काफ़ी कमाल का है। जीवन में मैं चींटी से सीखने वाला आदमी हूँ और आपसे भी सीखने वाला आदमी। मैं आप अभी इतने सारे सवाल किए तो मैंने कुछ सीख के जा रहा हूँ। मैं तो अपना बता के जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं सीख के जा रहा हूँ। जी भैया, आपकी एक बड़ी संजीदा कविता है भैया, और वो मोबाइल पे है। हाँ, बतरस के लोग सुनेंगे ऐसे? बिल्कुल सुना दूंगा मैं, और मुझे अच्छा लगता है। उससे पहले मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। प्लीज। हाँ बिल्कुल, और क्या। क्योंकि बतरस के लोगों को ये ना लगे, क्योंकि मुझे अब मैं 45-47 का हो गया, तो मुझे सामाजिक भान भी होता है। इस दरमियान मेरी एक कविता वायरल हुई है, आप सोशल मीडिया आप जाएंगे। लेकिन आगे से उम्र ना बताया करें। अरे नहीं बताना ठीक है, क्योंकि बेटी डांटती है कि पापा बता दिया करो यार, तुम क्या करते हो ये सब। तो एक कविता है, पिछले दिनों मैंने लिखी कि गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच डोरबेल बजी, मैंने दरवाज़ा खोला तो एक शख्स पोस्टर थमाते हुए बोला, हम जल जीवन मिशन से हैं, आप भी हमारे तरीके अपनाइए और पानी बचाइए। हम हाथ से कभी ठहरे तो हमें मजाक सूझा। हमने कहा पहले आप बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं। वो भी हमारा गुरु था, उसने कहा उस्ताद हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। हमें दूसरा मजाक सूझा, हमने कहा भाई मेहमान आते हैं उन्हें तो पानी पिलाते हैं। बोले ना, हम उनके सामने बैठ के अचार खाते हैं। उन्होंने कहा अचार खाने मात्र से आप जी लेते हैं। बोले ना, हमारे अचार खाने से उनके मुंह में पानी आता है और वो पी लेते हैं। हमारे अचार खाने से उनके मुंह में पानी आता है और पी लेते हैं। मैंने कहा यार उस्ताद आप महान हो। बोले नहीं नहीं नहीं, महान हम नहीं है, महान पानी है। पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है। जीव हो, जंतु हो, पक्षी हो या जात हो इंसानी, सबको चाहिए पानी। अब देखिए कवि की दृष्टि, सबको चाहिए पानी। उसने कहा आपने सुनी होगी राम कहानी, उसके पीछे भी है पानी। अगर श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने जानवर समझ के न मारा होता तो राम राजा ही होते, वनवास न धारा होता। एक बात बड़ी मुश्किल से मैंने जानी है, महाभारत के पीछे भी पानी है। अगर पानी के कुंड में दुर्योधन के गिरने पर पांचाली ने ताना न मारा होता और उस ताने ने दुर्योधन के दिल को न छुआ होता तो इस धरती पर महाभारत न हुआ होता। शेरी फरियाद का जो किस्सा है, पानी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। और एक बात आपको है बतानी, धरती और आकाश के इश्क के बीच में भी है पानी। क्या बात है। जब कभी आकाश का पानी घट जाता है, शायद आप कनेक्ट कर पाओ, जब कभी आकाश का पानी घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है। इसीलिए हमें छोड़नी होगी मनमानी और बचाना होगा पानी। जैसे बादल बचा के रखता है आसमान में, जैसे रोजा रखने वाला बचाता है पानी रमजान में, जैसे प्यासा बचाता है पानी रेगिस्तान में, जैसे ऊंट बचा के रखता है पानी अपने पेट में, जैसे नदी बचा के रखती है पानी चैत और जेठ में, चैत और जेठ में, जैसे एक बाप बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए, जैसे पनिहारन बचाती है पानी पनघट पे घड़ा भरते हुए। अगर हमने ऐसा न किया तो हमारी और आपकी पीढ़ी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी
पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगी। तरस जाएगी, बिल्कुल ठीक बात, बहुत उम्दा भैया, बहुत उम्दा। ये कविता इस सम्मान मैंने सुनाई, लोगों को बहुत पसंद आई। लेकिन मैं एक मोबाइल की कविता, आपको कौन सा रखना है मुझे मालूम, मैं बैंक दे के जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ एडिट करके जो जो लगाना आपको पार्ट है। मैं बहुत जल्दी से ख़त्म करता हूँ, टाइम स्लॉट हो गया कि नहीं वो है कि इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज़्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। एक कमिश्नर साहब ने मेरे को अच्छी बात बोली कि ट्रेंड माइंड को मोबाइल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अनट्रेंड माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए तकलीफ है। जवान कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा और उत्सुकता छीनी है। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। बहुत उम्दा भैया, ये भी एक कमाल है। लाइन शायद शीश भाई आप एंजॉय करें। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम लोग थोड़ा थोड़ा तो इसमें फंस चुके हैं। अगर आपको अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से पूरी तरह नहीं, जरूरत की चीजें पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये बतरस के महफिल में आमने सामने के संवाद खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन घर में एक दिन बैठ के जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम में निवेदन इतना सा है, अगर आप चाहते हैं बचना तो निवेदन इतना सा है कि आप अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, कोशिश की बहुत शानदार। और बतरस की इस बैठकी में जो रंग भरा है दिनेश भैया आपने, मतलब जो कलेवर दिए हैं आपने, और आज की भाषा में जो फ्लेवर दिया है, कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। और जो दिनेश का जो बावरापन है ना, आज क्या खूब निकल के आया जी है। भैया, बहुत बहुत बतरस की तरफ से बहुत बहुत बतरस के सारे श्रोताओं से, दर्शकों से निवेदन कि एक बहुत अच्छे इंसान ने ये पॉडकास्ट शुरू किया है। जितने लोगों तक पहुँचे कोशिश करिए पहुँचाने की। अच्छी चीज़ें जरा देरी से पहुँचती हैं, लेकिन जब पहुँचती हैं तो फिर पहुँचते ही जाती हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया।